कैसे हो? दृष्टि, कुमकुम, विनय। अरे कुमकुम, विनय, क्या चक्कर है रे? क्लास में गायब कैसे रहते हो बीच में? बेटा क्लासेस बंक मत क्या करो। ये जो रिवीजन क्लासेस है आपके लिए चलाई जा रही है। हमारा काम तो हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बस आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है ताकि कम से कम जिन बच्चों को दोबारा पढ़ने की जरूरत है या लेट आए थे, जिनके चैप्टर मिस हो गए थे, कम से कम वो इस चीज़ को पढ़ सकें। ठीक है, चैप्टर अच्छे से तैयार कर सके, कैसे करना है, क्या करना है। बाकी हमारे तो नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, उनसे माथापच्ची खत्म नहीं होती, तो पीछे क्लासेस का कैसे करें। लेकिन फिर भी कैसे न कैसे अरेंज कर रहे हैं ऑर्गेनिक की, और एक साथ में 2 क्लास तो कम से कम अरेंज कर ही रहे हैं ताकि आप लोगों को कम से कम फायदा मिल सके एग्जाम तक। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखा करो। जो आपको छूट दी जा रही है इसका कभी मिसयूज मत किया करो बेटा, लॉस आपका ही होगा। विनय, खास कर ध्यान रख बेटा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है तू, न टेस्ट दे रहा है न क्लासेस अटेंड कर रहा है। कब तक भागेगा इन चीज़ों से दूर? ठीक है, ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी बेटा। इस साल अच्छे से फेस कर लोगे तो इस साल डॉक्टर बन जाओगे, अगले साल अच्छे से फेस कर लोगे तो अगले साल डॉक्टर बन जाओगे। डिपेंड तुम पे करता है क्लासेस को, टेस्ट को कब सीरियसली लेना है। जिस दिन इन चीज़ों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दोगे, एग्जाम या ऊपर वाला भी तुम्हें सीरियसली ले लेगा और डॉक्टर बना देगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। तुम इनको लाइटली लोगे तो ऊपर वाला भी तुम्हें लाइटली लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे बाकी बच्चे मैक्सिमम बच्चे रह जाते हैं वैसे वापस तैयारी करनी पड़ जाएगी, कोई फायदा नहीं बेटा। इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लो, इन चीज़ों को। ओके चलो बेटा, बात स्टार्ट करते हैं। क्या कहा सर? सॉरी, फिर बाद में मैं दृष्टि के साथ क्लास ले ली थी। ठीक है, चलो बेटा, दृष्टि को खुद को दिखाई नहीं देता, उसके साथ कैसे क्लास से तुझे क्या दिखेगा। चलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी क्लास में प्रेजेंट रहा करो। ओके विनय, खासकर ध्यान रखना, सुन लेना तू गौर से। चलो बेटा, बात स्टार्ट करते हैं। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपने बफर सॉल्यूशन कंप्लीट किया था बेटा। ओके, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसकी एक एक प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने टाइप होते हैं, सब कुछ अपने डिस्कस किया था। क्लियर है? आज अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग लिखो, पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन, पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप्स सॉल्यूशन। बच्चा कहेगा सर ये क्या है पीएच और डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बच्चों, देखो पीछे के कई लेक्चर्स में मैंने कहा था, कई लेक्चर्स में पीएच चलेगा, तो पीछे के कई सारे लेक्चर्स में पीएच के बारे में हमने जो बात की थी, तो बच्चों देखो पीएच के बारे में कई जगह अपने डिस्कस किया, क्या पीएच स्केल में अपने बात की है, या फिर वीक एसिड वीक बेस के आयनाइजेशन में हमने बात की है, या फिर सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में हमने बात की है, या फिर बफर सॉल्यूशन में भी हमने बात की है पीएच के बारे में। क्लियर? अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, अगर बाय द वे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें अभी तक पढ़ा गया कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई ना हो, ना लगे, तब क्या करना है, उसके लिए पीएच की कुछ 7-8 टाइप की स्पेशल कंडीशंस होती है, वो अपन को डिस्कस करनी है बच्चों। मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? अभी तक जो भी हमने पीएच के बारे में पढ़ा है, बफर सॉल्यूशन तक, पीएच स्केल से लेकर बफर सॉल्यूशन तक, उसमें से कोई सी भी कंडीशन अप्लाई ना हो तो बच्चे को कैसे करना है, तो वो 7-8 टाइप की स्पेशल कंडीशंस होती है, वो 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। ओके चलो बेटा, कैसे करना है, सबसे पहले 1 बाय 1। नंबर 1 लिख रहे हैं बेटा, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई सॉल्यूशन दे रखा है। बच्चों देखो, हेडिंग लिखने का पर्पज ये, सीधा मैं फॉर्मूला लिख के बता दूंगा, बच्चा फॉर्मूला रटेगा, लेकिन नहीं, हेडिंग लिखने का पर्पज क्या है बेटा, आपको आइडिया होना चाहिए कि ये मुझे कॉन्सेप्ट किस कंडीशन में अप्लाई करना है। ओके, तो ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मली हम बात करें एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी इसका मतलब कोई कंपाउंड एसिड की फॉर्म में है तो वो H+ देगा या नहीं देगा? देगा बच्चों। तो हमें पता है H+ इक्वल टू क्या होता है, C मल्टीप्लाई बाय अल्फा। यस और नो? ये तो ध्यान है ना। लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड अल्फा इक्वल टू कितना होता है बेटा, 100% होता है, यानी क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो क्या करेंगे बच्चों, H+ इक्वल टू अल्फा की जगह 1 कर दे तो H+ क्या हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ खास ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान रखना, C आपको किसकी टर्म में लेना है, नॉर्मेलिटी की टर्म में लेना है, कंसंट्रेशन को। बच्चा कहेगा सर क्यों? ध्यान रखना, बाय द वे कोई ऐसा कोई एसिड दे दिया जिसकी जो वैलेंसी फैक्टर है मोर देन 1 है, जैसे H2SO4 की बात करिए तो वैलेंसी फैक्टर मोर देन 1 है, तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, सी यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, एसिड की कंसंट्रेशन, तो H+ की कंसंट्रेशन क्या करना है बेटा, उसके रेस्पेक्ट में आपको H+ की कंसंट्रेशन देखनी है क्या होगा। क्लियर है बेटा?
ध्यान रखना, जैसे नॉर्मेलिटी टर्म में करोगे तो मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एक्स, वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जो भी होगा उसी के रेस्पेक्ट में आपको नॉर्मेलिटी के टर्म में करना है, क्योंकि n इक्वल टू क्या होता है, m इंटू एक्स होता है बेटा। क्लियर है, ठीक है। जब अपने पास H प्लस की कंसेंट्रेशन आ जाएगी तो pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन, काम खत्म। क्लियर है बेटा, बस छोटी छोटी कंडीशन है, कोई ज्यादा टिपिकल काम नहीं है बच्चों। क्लियर है, चलो एक कंडीशन देखते हैं बेटा, नंबर 2, बस जहां एसिड फिर उसके बाद बेस के बारे में बात करेंगे, 1 बाय 1 सीक्वेंस है। ओके, तो क्या कहेंगे बच्चों, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन। बच्चा कहेगा सर अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पर आप पीएच की बात क्यों कर रहे हो। बच्चों देखो कंडीशन कैसी भी हो, मैं सभी कंडीशंस पीएच के बारे में ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, नो डाउट बेसिक सॉल्यूशन है तो इससे हमारे पास पहले क्या आएगा, वो पीओएच आएगा बच्चों, लेकिन पीओएच से हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। कैसे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेस के लिए हमें पता है OH माइनस कंसंट्रेशन क्या होता है, सी अल्फा, यस और नो। ये भी क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फॉर स्ट्रॉन्ग बेस है अल्फा क्या होता है 100%, मतलब क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से OH माइनस की कंसंट्रेशन जो होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, C के बराबर हो जाएगी। फिर से ध्यान रखना यहाँ भी C हमें क्या लेना है, नॉर्मेलिटी के टर्म में लेना है। क्लियर है, जब हमारे पास OH माइनस कंसंट्रेशन आ जाएगी तो इससे हमारे पास POH आएगा, नहीं आएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन। और जब POH आ गया तो हमें पता है दोनों का सम 14 होता है, तो 14 में से POH को मैं माइनस कर दूंगा तो ये बताओ pH आएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी बच्चों। बात समझ में आ गई यहाँ तक, यस और नो, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो 2 मिनट रुकना बच्चों, बोर्ड पे एक साइड रिफ्लेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा कैमरा सेट करते हैं, 2 मिनट रुकना। ओके, ऊपर आओ एक बार। चलो बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। ये तो बेटा अपने क्या किया, स्टार्टिंग की 2 कंडीशन अपने डिस्कस की है। क्या, अगर एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन हो स्ट्रॉन्ग वाली कंडीशन में तो हमें पीएच कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या करना है। क्लियर है यहां तक, ठीक है बेटा। चलो आगे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा अलग अलग कई सारी कंडीशंस अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि ये जो दे रखा है ये कॉन्सेप्ट हमें किस कंडीशन में अप्लाई करना है, कैसे करना है। ओके, चलो बच्चों बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, नंबर 3 पे मैं बात कर रहा हूं, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। मैंने क्या कहा, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो उसके एक्वस सॉल्यूशन की पीएच की बात करें तो हमें कैसे करना है। ओके, तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो एक बात तो श्योर है बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन है तो यहां से हमारे पास क्या होगा, एसिड से H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी, नहीं आएगी, आएगी बच्चों। क्लियर है, ठीक है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, हमें पता है वाटर भी क्या करता है, H प्लस कंसंट्रेशन देता नहीं देता, देता, वाटर से भी H प्लस कंसंट्रेशन आती है। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर आ जाए क्या करना है, यानी एक्वस सॉल्यूशन अगर बोले तो बच्चों क्या करना है, एसिड के साथ साथ वाटर वाली कंसंट्रेशन को भी इंक्लूड करना है। क्लियर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर अपन क्या करेंगे, H प्लस टोटल, मैंने क्या कहा, H प्लस टोटल, H प्लस टोटल क्या होगा, H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है, प्लस H प्लस कंसंट्रेशन
ऑफ वाटर। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, समझ रहे हो क्या? मैंने क्या कहा, H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी दोनों कंसेंट्रेशन को हम इंक्लूड करते हैं बच्चों। ओके ठीक है, क्या कहा, H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो अपन ने क्या कहा बच्चों, देखो अगर एक्वा सॉल्यूशन की बात करा, एक्वा सॉल्यूशन की अगर बात करा तो बच्चों क्या होगा, H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, दोनों को अपन इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एसिड है तो उससे तो H प्लस कंसेंट्रेशन गेन होगी ही होगी, साथ में वाटर है तो क्या होगा, उससे भी H प्लस कंसेंट्रेशन आएगी। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना बच्चों, हर कंडीशन में वाटर से आने वाली कंसेंट्रेशन को इंक्लूड करें ये कोई जरूरी नहीं है। पहली बात तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर वाटर वाली कंसंट्रेशन को हम क्यों इंक्लूड करेंगे, और मैंने कहा हमेशा हर टाइम में इंक्लूड करें ये कोई जरूरी नहीं है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा, देखो मैं 2-3 एग्जांपल आपको बता रहा हूं कैसे। नॉर्मल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपका आंसर नो डाउट मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सोचोगे तो वो रॉन्ग होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ओके, और आपको फर्स्ट ऑप्शन वही मिलेगा जो बच्चा रटाफिकेशन से सीधा फर्स्ट पर टिक लगा के आएगा। ओके कैसे, जैसे मैं ये बोलूं H प्लस की कंसंट्रेशन, मैंने बोला है कि H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 है। मैंने क्या बोला है, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 10⁻⁻10 है। क्लियर है? ये बताओ अगर H प्लस की कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन मान लो जैसे HCl की दे दी, सपोज करो आपसे बोला जाए HCl है, यानी कोई एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻10 है। अब आपसे बोला जाए सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, तो बच्चा देखो कॉन्सेप्चुअली क्या करेगा, समझना इस बात को जो हमने डिस्कस किया अभी तक है। बच्चा कहेगा सर HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 है, तो ये ब्रेक होके H प्लस देगा। 1 HCl क्या करता है, 1 H प्लस देता है, तो जो HCl की कंसंट्रेशन होगी वही क्या होगी, H प्लस की कंसंट्रेशन होगी। नो डाउट बिल्कुल सही है। और इसका मतलब अगर H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 है तो P वाला पावर में माइनस के साथ, याद है ना, इसका मतलब यहां से pH कितनी होगी, pH कितनी करेंगे बेटा, 10 करेंगे। यस और नो? अरे बात समझ में आई? इसका मतलब क्या, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स अगर अप्लाई करेंगे तो हमें पता अपना आंसर क्या आएगा, pH = 10 ये आएगा। क्लियर है? लेकिन अब अगर अब दिमाग लगाए तो ये बताओ बच्चों, HCl क्या है, एसिड है, एसिड की pH कभी 7 से ज्यादा आ सकती है क्या? नो बेटा। इसका मतलब क्या, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो पीछे हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग नो डाउट यही आ रहा pH है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग काम में ले तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या करेंगे, एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत कम मतलब देखो माइनस में पावर ज्यादा, एक्चुअल में बहुत कम। एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन बहुत कम है, एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन बहुत कम है। इसका मतलब क्या, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में H प्लस कंसंट्रेशन नहीं है जो सही pH रेंज में आंसर दे सके। इस कंडीशन में क्या करेंगे, वाटर से आने वाली कंसंट्रेशन को यूज करेंगे। ओके, बच्चा कहेगा उससे क्या फायदा होगा, तो कुछ कंसंट्रेशन तो एसिड से आ रही है, कुछ वाटर वाली कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे, तो पहले जो H प्लस कंसंट्रेशन थी उसमें वाटर वाली कंसंट्रेशन और ऐड होगी, तो H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी नहीं होगी, होगी। H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो pH को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यस और नो? इसका मतलब pH को थोड़ा एसिडिक की रेंज की तरफ लेके जाएगा। यस और नो? बात समझ में आ रही है बेटा? तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करना, यानी H प्लस वाटर को हमें इंक्लूड करना है। H प्लस वाटर का मतलब तो समझ रहे हो ना, वाटर से आने वाली H प्लस कंसंट्रेशन और एसिड से आने वाली H प्लस कंसंट्रेशन। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब बात करिए, बच्चा कहेगा सर किस कंडीशन में हमें अप्लाई नहीं करना है, तो बच्चों देखो एक एग्जांपल और देखो, आपसे बोले HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है। मैंने क्या कहा, HCl की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁴। अब बच्चे से पूछे pH क्या होगी, तो नो डाउट बेटा HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है, तो H प्लस भी कितना होगा, 10⁻⁴। यस और नो? H प्लस 10⁻⁴ है, तो ये बताओ pH कितनी आएगी, यहाँ से pH आएगी 4। अब ये बताओ ये जो HCl एसिड है इसकी pH 4 पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल बेटा पॉसिबल है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो पहले तो क्या था, pH 10 आ रही थी, जो जिसमें क्या वो HCl के लिए ऐसी pH होना पॉसिबल है क्या? नहीं। अब pH कितनी आ रही है, अब pH आ रही है 4 आ रही है। ये बताओ HCl के लिए pH 4 पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल बेटा पॉसिबल है, क्योंकि ये एसिड है तो इसकी pH 7 से कम होगी। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, कभी HCl की कंसंट्रेशन को इंक्लूड कर सकते हैं, कभी नहीं करेंगे। अब बच्चे के पास दो तरीके होते हैं बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहले तो बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके करेगा, फिर बच्चा क्या, पहली बात तो पहला ऑप्शन जानबूझ के आपको ऐसा ही देगा कि बच्चा रट्टाफिकेशन करता है या दिमाग काम में लेता है। ओके, लेकिन बाय द वे बच्चा इस चीज से बच गया
कि ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब बच्चा क्या करेगा, दोबारा फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके दोबारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा, फिर क्या करेगा, क्वेश्चन को 2 बार करके सोल्व करेगा। और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होता है क्या कि हर क्वेश्चन को 2-3 बार करके हम सोल्व करें? नो बेटा। इसका मतलब बच्चे को एक ही बार में अगर आइडिया हो जाए कि किस कंडीशन में मुझे वाटर वाली कंसंट्रेशन को इंक्लूड करना है, किस कंडीशन में वाटर वाली कंसंट्रेशन को इंक्लूड नहीं करना, तो काम इजी हो या नहीं हो, इजी हो जाए बेटा। ओके चलो बेटा देखते हैं वो कंडीशन कौन सी है, देखना अब समझना कंडीशन कौन सी है। क्या, इफ H प्लस एसिड, इफ H प्लस एसिड ग्रेटर देन 10 टू पावर -6 m, मैंने क्या कहा, इफ H प्लस एसिड ग्रेटर देन 10 टू पावर -6 m, यानी एसिड से आने वाली H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू पावर -6 m से ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन अगर है तो क्या करेंगे, H प्लस वाटर, क्या कहा, H प्लस वाटर नॉट इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? ऐसी कंडीशन अगर है तो क्या लिखेंगे, अब हमारे पास जो H प्लस टोटल आएगा तो क्या करेंगे बेटा, H प्लस वाटर को हटा देंगे तो ये ओनली क्या आ जाएगा, H प्लस एसिड के इक्वल ही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन इससे ज्यादा है तो वाटर वाली कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना वाटर वाली H प्लस कंसंट्रेशन के ही सही आंसर आ सकता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, ये एग्जांपल आपके सामने बच्चों देख सकते हो, देखो यहाँ HCl यानी आने वाले H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 टू पावर -4, हमें पता है 10 टू पावर -6 से कंपेयर करें तो मैंने क्या कहा, -4, माइनस में कम एक्चुअल में ज्यादा, यस और नो, क्लियर है? इसका मतलब क्या, एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन 10 टू पावर -6 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या, देखो सही रेंज में आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, तो वाटर वाली कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है बच्चों, क्लियर है? चलो अब बात करें दूसरी कंडीशन क्या है, इफ H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल और लेस देन 10 टू पावर -6 m, अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करेंगे, H प्लस वाटर इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड करते हैं। ओके इसको इंक्लूड करते हैं तो क्या कहेंगे बच्चों, यहां से हमारे पास H प्लस टोटल क्या हो जाएगा, H प्लस टोटल जो होगा वो क्या लिखेंगे, H प्लस एसिड तो होगा ही होगा, साथ में वाटर वाली कंसंट्रेशन को अगर हम इंक्लूड करें तो क्या हो जाएगा, प्लस H प्लस वाटर, ठीक है? यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, H प्लस वाटर आ जाएगा। ओके बच्चा कहेगा सर क्यों, तो आपके सामने कैसे, देखो जैसे यहाँ पर क्या होगा, एसिड से आने वाले H प्लस की कंसंट्रेशन अगर 10 टू पावर -10 है तो 10 टू पावर -6 से कंपेयर करो बच्चों, मैंने क्या कहा, माइनस में ज्यादा एक्चुअल में कम, इसका मतलब ये -6 से कम है या नहीं है, कम है। तो ये बताओ अगर एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन 10 टू पावर -6 से भी अगर कम है तो ये बताओ इस कंडीशन में वाटर से आने वाली कंसंट्रेशन को इंक्लूड करेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम है, यानी एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन इतनी कम है कि वो सही पीएच रेंज में आंसर नहीं दे सकती। इसका मतलब है एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन अगर कम है तो वाटर वाली कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे ताकि टोटल H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए और पीएच पहले से कम हो जाए, यानी पीएच रेंज की तरफ मान आए, वैल्यू आए। बेटा आ गया समझ में, क्लियर है? तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में इंक्लूड करना है, इस कंडीशन में वाटर वाली कंसंट्रेशन को इंक्लूड नहीं करना। क्लियर है बेटा? अब हमारे पास ये अगर H प्लस टोटल आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस टोटल, तो बस H प्लस टोटल से अपने पास क्या आ जाएगी, सॉल्यूशन की पीएच आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है यहां तक, ठीक है? अब बच्चों देखो एक बच्चे के दिमाग में एक, सर आपने कहा क्या कि H प्लस की कंसंट्रेशन क्या 10 टू पावर -6 से ग्रेटर हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आपने कहा है 10 टू पावर -6 से कम हो, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने साथ में बराबर का साइन क्यों लगाया है? बच्चे के दिमाग में जरूर आना चाहिए था। बच्चा कहेगा सर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि HCl की कंसंट्रेशन 10 टू पावर -6 है, आपने लिखा है कि इससे कम हो या इसके बराबर हो, यार यही तो लिखा है, क्या एसिड से आने वाली H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू पावर -6 के बराबर या इससे कम हो, तो क्या करेंगे, तो सर बराबर होने पर तो 7 से कम आ ही सकती है पीएच, एसिड की पीएच। तो बच्चों देखो वो रॉन्ग क्यों है, समझना इस चीज को। अगर HCl की कंसंट्रेशन क्या है 10 टू पावर -6 है, तो बच्चों ये बताओ H प्लस कितना होगा, H प्लस भी 10 टू पावर -6, ये 10 टू पावर -6 होगा, तो ये बताओ बेटा पीएच कितनी होगी, 6 होगी। पीएच अगर 6 हो जाएगी तो बच्चा कहेगा सर 7 से कम तो पॉसिबल है, बिल्कुल 6 हो सकती है लेकिन नहीं हो सकती, ठीक है? बच्चा कहेगा सर क्यों, आपने तो क्या कहा था 7 से कम एसिडिक वाली कंडीशन होती है, बिल्कुल बेटा होती है, लेकिन एक चीज को खासकर दिमाग में सेट कर लेना, क्या 7 से लेकर 8 तक का जो इलाका होता है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल वाली कंडीशन होती है। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सुन लेना अच्छे से, क्या एग्जैक्ट 7 पर तो क्या होता है एग्जैक्ट न्यूट्रल, लेकिन 6 से 8 तक का यानी 7 से थोड़ा कम 7 से थोड़ा ज्यादा
वो कंडीशन कौन सी होती है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल वाली कंडीशन होती है, लगभग उदासीन वाली स्थिति होती है। आ गया समझ में? अगर एसिडिक सॉल्यूशन होता है नॉर्मली, उसकी पीएच क्या होती है? 6 तक होती है बेटा, 6 से कम, 6 या 6 से कम। क्लियर है? बेसिक अगर होगा तो क्या होगा? 8 से ज्यादा होती है, यानी 7 पर एग्जैक्ट न्यूट्रल, और 6 और 8 के बीच की जो कंडीशन होती है, यानी 7 से थोड़ी कम या 7 से थोड़ी ज्यादा, वो क्या होती है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल वाली कंडीशन होती है। समझ में आ गया? इस वजह से मैंने लिखा है, अगर बाय द वे क्या होगा, 10⁻⁻6 के बराबर भी है तो क्या होगा? ओनली एसिड से करेंगे तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल वाली कंडीशन आएगी, जबकि हमें पता अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच क्या होगी? ऑलमोस्ट न्यूट्रल ना होकर क्या एसिडिक रेंज की तरफ आनी चाहिए, तो क्या होगा? उसमें भी वाटर वाली कंसंट्रेशन को हम इंक्लूड करेंगे। समझ में आ गया? यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है, अगर एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन, एसिड के पास इतनी कंसंट्रेशन है कि वो सही पीएच रेंज में आंसर दे सके, तो वाटर वाली कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है बेटा। क्लियर है? अगर एसिड के पास इतनी कंसंट्रेशन नहीं है कि वो सही पीएच रेंज में आंसर दे सके, तो वाटर वाली कंसंट्रेशन को अपन यूज करेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन को 2 बार करने की बजाय, जैसे मैंने कहा बेटा, एक बार में ही अगर सही आंसर देना हो, ताकि एग्जैक्टली हमें पता चले किस कंडीशन में वाटर वाली इंक्लूड करे, किस में नहीं करे, उसके लिए क्या करना है बच्चों? ये ध्यान रखना, एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज्यादा, वाटर वाले की जरूरत नहीं, या 10⁻⁻6 के बराबर या इससे कम, तो वाटर वाली कंसंट्रेशन को हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? ठीक है बेटा? कोई दिक्कत बताओ यहां तक? कोई भी दिक्कत? सर स्क्रीन ब्लैंक है बेटा, स्क्रीन ब्लैंक दिखाई दे रही है क्या? बाकी बच्चों के पास भी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है क्या? यस और नो? रिप्लाई करो बेटा। सही आ रही है विनय? अब स्क्रीन सही आ रही है बेटा? विनय ठीक है बेटा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लो फटाफट। स्क्रीनशॉट लो, चलो। मेरा नेट स्लो था, कोई बात नहीं बेटा, ऐसी जगह पर बैठो जहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, जैसे घर की छत पर छज्जे पे लटक जाओ, या आसपास कोई पेड़ है बेटा उसके टॉप पे चढ़ जाओ, एकदम पोल पे मत चढ़ जाना, ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी वाले पर। बाकी छज्जे पे लटक जाओ या पेड़ पे चढ़ जाओ, कहीं भी चढ़ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सोलर फिल्म की तरह को पानी की टंकी है बेटा, उस पर चढ़ जाओ, ठीक है, जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना हो, एकदम भर भर के नेटवर्क आए, ऐसी जगह पर बैठो। चलो कर लिए? चलो बेटा, लेकिन ये ध्यान रखना, कोई अंधे बच्चे हैं वो टंकी में मत चढ़ जाना, उनको दिखाई नहीं देगा तो वापस उतरोगे कैसे? ठीक है, चलो कुमकुम ध्यान रखना इसका, ये नहीं चढ़ जाए कहीं पानी की टंकी वंकी पर। चलो बेटा ये बात करते हैं, स्टार्टिंग की 3 कंडीशन डिस्कस की है। नंबर 4 पर अपन बात करते हैं बेटा पीएच ऑफ, क्या लिखेंगे? पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, यानी स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, और नॉर्मल बेटा एक्वस सॉल्यूशन जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के रिस्पेक्ट में या वीक बेस के एक्वस सॉल्यूशन अगर आ जाए उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना बच्चों? तो देखो सेम बात बेटा वही है, क्या नॉर्मली हमें क्या करना है, अगर बेस है तो बेस से कौन सी कंसंट्रेशन आती है बेटा? OH माइनस कंसंट्रेशन आती है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला है? एक्वस सॉल्यूशन बोला है। एक्वस सॉल्यूशन बोला तो ये बताओ, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर से भी तो OH माइनस कंसंट्रेशन आती है, यस और नो? आती है बच्चों। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? OH माइनस कंसंट्रेशन है, OH माइनस कंसंट्रेशन, यहाँ भी क्या करेंगे? टोटल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। टोटल वाला कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे बच्चों? एक तो OH माइनस कौन सी? बेस से आने वाली, प्लस एक OH माइनस कंसंट्रेशन कौन सी करेंगे बेटा? वाटर से आने वाली कंसंट्रेशन। क्लियर है? लेकिन फिर से बात वही आ जाती, मैंने क्या कहा था पूरे चैप्टर में, जैसा एसिड के लिए वैसा ही बेस के लिए। अरे एसिड और बेस के लिए क्या होगा? सेम प्रॉपर्टी होगी, बस थोड़ा सा माइनर चेंजेस होगा। याद है ना, एसिड के लिए जहां पर H+ यूज करते हैं वहां बेस के लिए अपन क्या करेंगे? OH माइनस कंसंट्रेशन यूज करेंगे। क्लियर है? लेकिन मैंने क्या कहा, नो डाउट ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, लेकिन सेम टू सेम वही बात है बच्चों, क्या हमेशा, मैंने क्या कहा, हमेशा वाटर वाली कंसंट्रेशन को यूज करेंगे कोई जरूरी नहीं है। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे आपसे ये बोला जाए NaOH है, आपसे बोला जाए NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है? एक तो ये कंसंट्रेशन है 10⁻⁵। क्लियर है? NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? 10⁻⁵ है।
अब आपसे बोला जाए सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, तो नॉर्मली बेटा OH देखो NaOH की कंसंट्रेशन 10⁻⁵ है, तो ये बताओ OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁵ होगी, यस और नो। अगर OH माइनस कंसंट्रेशन 10⁻⁵ है तो ये बताओ बेटा pOH कितना होगा, 5 होगा, यस और नो। pOH 5 होगा तो ये बताओ pH कितनी होगी, अरे 14 में से माइनस कर दो, 9 होगी या नहीं होगी, होगी बच्चों। तो ये बताओ pH, हमें पता है NaOH की pH 9 पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल बेटा पॉसिबल है। हमें पता बेस है तो उसकी pH क्या हो सकती है, अरे 7 से ज्यादा ही तो होती है, तो 9 पॉसिबल है या नहीं है, इसका मतलब इस कंडीशन में तो पॉसिबल है। इसका मतलब ओनली बेस से आने वाली कंसंट्रेशन से ही सही आंसर आ रहा है, तो क्या करेंगे, बेस से आने यानी वाटर वाली कंसंट्रेशन की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, आपसे बोला जाए जैसे NaOH की कंसंट्रेशन क्या 10⁻⁹ है, मैंने क्या कहा NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁹ है। अगर NaOH की कंसंट्रेशन 10⁻⁹ है तो ये बताओ OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी, ये भी 10⁻⁹ होगी, क्लियर है। अगर OH माइनस कंसंट्रेशन 10⁻⁹ है तो ये बताओ pOH कितना होगा, 9 होगा, यस और नो। अगर pOH 9 है तो ये बताओ बेटा pH कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 14 में से माइनस कर दूं, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी pH 5 पॉसिबल है क्या, इसकी pH 5 पॉसिबल है नहीं है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो मैं क्या करूंगा, वाटर वाली कंसंट्रेशन को इंक्लूड करूंगा। ऐसी कंडीशन आ जाए तो वाटर वाली कंसंट्रेशन को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्लियर है। कॉन्सेप्ट वही है क्या, अगर बेस से आने वाली कंसंट्रेशन इतनी है, इतनी ज्यादा है कि वो सही पीएच रेंज में आंसर दे सके, तो वाटर वाली कंसंट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। अगर बेस से आने वाली कंसंट्रेशन बहुत कम है या ऐसी कंसंट्रेशन है जो सही पीएच रेंज में आंसर नहीं दे सकती है, तो हम क्या करेंगे, तो वाटर वाली कंसंट्रेशन को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वाटर से आने वाली OH माइनस कंसंट्रेशन ऐड होकर क्या करेगी, OH माइनस कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगी। OH माइनस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो pOH क्या होगा, डिक्रीज होगा। pOH डिक्रीज होगा तो pH क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी सही पीएच रेंज में आंसर आ सकता है, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, यहां भी दो कंडीशन आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे, इफ क्या लिखेंगे, OH माइनस कंसंट्रेशन कौन सी, बेस है, ग्रेटर देन 10⁻⁶ है। मैंने क्या कहा, वो सही वैल्यू कौन सी है जिसको देखते ही दिमाग में हमारे आ जाए क्या, कि किस कंडीशन में हमें यूज करना है, किस में हमें यूज नहीं करना। तो क्या करेंगे, अगर OH माइनस कंसंट्रेशन 10⁻⁶ से ज्यादा है तो क्या करेंगे, OH माइनस कंसंट्रेशन कौन सी, वाटर, इसको इंक्लूड करेंगे क्या, कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां से अपन क्या करेंगे बेटा, OH माइनस कंसंट्रेशन कौन सा, टोटल वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, OH माइनस कंसंट्रेशन कौन सा हो जाएगा, ओनली बेस वाली कंसंट्रेशन से अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाली कंडीशन है, देख सकते हो आप, क्लियर है। इसमें वाटर वाली कंसंट्रेशन की जरूरत है क्या, नहीं बच्चों, क्लियर। एक कंडीशन अपने पास क्या है, इफ OH माइनस कंसंट्रेशन कौन सी, बेस वाली, क्या है बच्चों, इक्वल या लेस देन 10⁻⁶ है, m है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे, OH माइनस वाटर को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, इसको यूज करेंगे बेटा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, OH माइनस आयन टोटल, OH माइनस आयन टोटल क्या होगा, OH माइनस आयन बेस वाला यूज करेंगे, बेस प्लस क्या करेंगे अपन OH माइनस आयन वाटर, इसको इंक्लूड करके लिखेंगे, क्लियर है। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, OH माइनस टोटल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्लियर है। जब हमारे पास OH माइनस आ जाएगी तो क्या लिखेंगे, POH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन क्या हो जाएगा, टोटल, ये अपने पास आ जाएगा बच्चों, क्लियर है। जब pOH हमारे पास आ जाएगा तो pH क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू 14 माइनस pOH, इससे हमारे पास pH आ ही जाएगी बच्चों, क्लियर है, ठीक है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना है, अगर हमें H प्लस वाटर या OH माइनस वाटर की जरूरत पड़े तो इसकी वैल्यू कितनी लेनी है बच्चों, 10⁻⁷ याद है ना। अरे प्रॉपर्टी ऑफ वाटर में एक एक चीज मैंने बताई थी कि पूरे चैप्टर में जहां भी हमें जरूरत पड़ जाएगी H प्लस कंसंट्रेशन या OH माइनस कंसंट्रेशन को, तो वो वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷ ये चल के आपको देगा नहीं, ध्यान रखना, आपको खुद यूज करना है 10⁻⁷, 10⁻⁷, क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, यहां तक कोई दिक्कत छाप दो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक कोई दिक्कत है बता सकते हो।
चलो बेटा यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? तो 4 कंडीशन तो बेटा ये ध्यान रखना, क्लियर है? चलो 1 बाय 1 ध्यान रखना। सबसे ज्यादा बच्चों देखो कौन सा हमें पूछेगा, एक तो ध्यान रखना इसमें सारी कंडीशंस आपको नहीं भी ध्यान हो बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 2-3 कंडीशन है खासकर आपसे पूछेगा वो जरूर उस पर स्टार मार्क कर लेना, ठीक है? एक तो जो हमने 3rd नंबर वाली कंडीशन लिखी थी ना, क्या? पीएच ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, ठीक है? उसको बेटा टिक कर लेना, एक तो हमें उसमें से पूछ सकता है, क्लियर है? चलो एक नंबर 5 वाली को बेटा मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। नंबर 5 क्या बोलेगा? pH of मिक्सर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सर की पीएच क्या होगी बच्चों? क्लियर है? ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं ये हेडिंग लिखाने का पर्पज क्या है? हेडिंग लिखाने का पर्पज ये है बेटा ताकि आपको आइडिया हो कि किस कंडीशन में कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे अप्लाई करना है बेटा, ये ध्यान रखना, क्लियर है? तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, पीएच ऑफ मिक्सर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सर के पीएच की अपन बात करें तो बेटा एक बात तो श्योर है, क्या? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या करेंगे? एसिड को एसिड के साथ मिलाएंगे, तो ये बताओ बच्चों क्या करना है? एसिड एसिड कभी रिएक्शन करेगा क्या? नहीं, रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? अरे माइनस होगा या प्लस होगा? प्लस होगा बेटा, क्योंकि एसिड की कुछ अमाउंट है, एसिड की कुछ अमाउंट ऐड कर रहे हो आप, तो एसिड एसिड क्या होगा? प्लस का साइन आएगा, क्लियर है? तो आपको याद है बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर, क्या कि 2 एसिड को मिलाकर, 2 सॉल्यूशन को मिलाकर जब रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाया जाता है तो कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होता है बच्चों? कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? NRVR इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2, यस और नो? यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। मैंने क्या कहा? NRVR इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2, क्लियर है? यहाँ पे पहली बात तो इनका मतलब क्या है बच्चों? देखो N क्या होती है? कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन? H प्लस कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखना, क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? N1V1 का मतलब क्या है? H प्लस कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा? H प्लस कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन। N2V2 क्या है? H प्लस कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम फॉर सेकंड सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन के लिए, क्लियर है? और ये क्या है? H प्लस कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यानी दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना रिजल्टेंट है उसके लिए क्या होगा? H प्लस कंसंट्रेशन। समझ में आ गया बेटा? N का मतलब क्या? कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन है? H प्लस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, क्लियर है? तो ये जरूर ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे? N1V1, तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा? N1 एंड V1, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे? H प्लस कंसंट्रेशन, यानी H प्लस कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, H प्लस कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसके लिए क्या होगा? H प्लस की कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है? ये तो ठीक है। चलो बेटा, और N2V2 की अगर हम बात करें तो N2V2 क्या होगा बच्चों? N2V2 के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो क्या कह सकते हैं? N2V2 जो है, N2 एंड V2, ये क्या होगा? H प्लस कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम फॉर सेकेंड सॉल्यूशन, जो दूसरा सॉल्यूशन आपने लिया है उसके लिए H प्लस कंसंट्रेशन और वॉल्यूम, क्लियर है? ठीक है। और जो NR है, NR एंड VR, NR और VR क्या है बच्चों? H प्लस कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपने लिया है जो दोनों को मिक्स करने से बना है उसके लिए कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा? इसका मतलब जो NR है, NR क्या होगा? रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन होगी बच्चों, ये ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? N1V1 प्लस क्या होगा? N2V2, और अपोन में क्या आ जाएगा बेटा? V1 प्लस V2। बच्चा कहेगा सर ये V1 प्लस V2 कहां से आ गया? तो बच्चों देखो इस इक्वेशन के अंदर अगर अपन VR को अपोन में लेके आ सकते नहीं आ सकते? आ सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो VR होगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इन दोनों का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और जब H प्लस कंसंट्रेशन रिजल्टेंट हमारे पास आ गई, यहां से अपने पास पीएच आ सकता है नहीं आ सकता? माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, कौन सी? रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो फटाफट। कोई भी दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यस और नो? फटाफट स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा?
यहां तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? नो सर, ठीक है बेटा, चलो आगे बात करें। हाँ समीरा, क्या हाल है बेटा? बहुत क्लासेस बंक कर रहे हो बेटा, बहुत क्लासेस बंक कर रहे हो, क्या चक्कर है? एक साल वापस पढ़ना है क्या बेटा? एक साल और पढ़ना पड़े इससे अच्छा एक बार और पढ़ लो। एक बार और पढ़ने का मतलब है इस साल ही पढ़ लो, ये ध्यान रखना। क्लियर है? अगले साल वापस पढ़ना पड़े तो वापस वही बेटा टीचर के चक्कर काटने पड़ेंगे, कोचिंग्स के टीचर्स के आगे पीछे, सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, 4-5 बार रिवीजन करना पड़ेगा। कम से कम बोला है एवरेज बच्चे को तो 8-10 बार करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जो टॉपर बच्चा होता है उसको कम से कम 4-5 बार करना पड़ता है, तो ध्यान रखना खासकर बच्चों। ठीक है, अलर्ट हो जाओ बेटा, ये टाइम निकल जाएगा, बार बार ये टाइम नहीं आएगा। ओके चलो बच्चों, तो क्या कहेंगे देखो, नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या कहेंगे। पीएच ऑफ है, पीएच ऑफ है मिक्सर ऑफ, पीएच ऑफ मिक्सर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, उसके मिक्सर की पीएच की अपन से बोला जाए तो कैसे करना, तो बात वही है। अब बच्चों दोनों सॉल्यूशन कैसे, एसिडिक है या बेसिक है? दोनों सॉल्यूशन ही कैसे हैं? बेसिक है। तो मैंने क्या कहा, सेम नेचर वाले सॉल्यूशन को मिलाकर अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाया जाता है तो दिमाग में सेट कर लेना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, वही NR VR इक्वल टू क्या करना है, N1V1 प्लस N2V2, क्योंकि बच्चों दोनों क्या है, सेम नेचर के हैं, सेम नेचर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पहले की जो अमाउंट है बच्चों वो प्लस दूसरे बेस की जो अमाउंट होगी वो दोनों ऐड हो जाएगी, क्योंकि बेस प्लस बेस में कभी रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन होती है तभी माइनस आता है बेटा। क्लियर है? क्योंकि रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कुछ अमाउंट डिक्रीज होगी, और डिक्रीज के लिए क्या होगा, माइनस साइन यूज होता है। क्लियर है? लेकिन जब रिएक्शन ही नहीं होती तो कोई डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी, ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी तो प्लस का साइन यूज होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसका मतलब यहां पर बच्चों आपसे बोला जाए इनका मतलब क्या, तो क्या लिखेंगे, N1 एंड V1 क्या है, OH माइनस कंसेंट्रेशन। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो क्या है बच्चों, बेस है, बेस है तो कंसेंट्रेशन भी कौन सी होगी, OH माइनस की होगी। ध्यान रखना, N1 का मतलब क्या है, OH माइनस कंसेंट्रेशन है, एंड वॉल्यूम है फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, जो फर्स्ट सॉल्यूशन आपने लिया है उसके लिए क्या होगा, OH माइनस कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम। क्लियर है? अगर आपसे बोला जाए N2 एंड V2, ये क्या होगा, OH माइनस कंसेंट्रेशन एंड वॉल्यूम फॉर सेकंड सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा? आपसे बोला जाए NR एंड VR, NR एंड VR क्या है बच्चों, OH माइनस कंसेंट्रेशन एंड वॉल्यूम फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन, दोनों को मिलाने से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है उसकी कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसका मतलब जो NR होगा वो ये बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए OH माइनस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो ये किसके बराबर हो जाएगा, N1V1 प्लस क्या हो जाएगा, N2V2, और अपोन में क्या कर देंगे बेटा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। यस और नो? ये अपोन में V1 प्लस V2 कहाँ से आए रे, ये VR अपोन में आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों। VR क्या है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो वो कैसे आएगा, पहले का वॉल्यूम प्लस दूसरे का वॉल्यूम। क्लियर है? इस NR से हमारे पास यानी OH माइनस की कंसंट्रेशन से क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए POH आ जाएगा। क्लियर है? रिजल्टेंट सॉल्यूशन का POH आ जाएगा तो 14 माइनस करके pH आएगी नहीं आएगी, आ जाएगी बच्चों। क्लियर है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? बस सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट ध्यान है तो सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और सोल्व करना है, और ये तब पता चलेगा कौन सी कंडीशन में क्या अप्लाई करूं, जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। और कॉन्सेप्ट तब अच्छे होते हैं जब क्लास अटेंड की होती है, टीचर एक एक चीज बताता है, यहाँ पर ऐसे करना है, वहां पर वैसे करना है। नोट्स या बुक्स कभी आपको नहीं बताएगी कहां पर क्या करना है। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? यस और नो? अरे बुझाने दे। चलो बेटा नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, और जैसे मैंने कहा बेटा देखो सभी कंडीशंस आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्या कुछ स्पेशल कंडीशन जरूर ध्यान रखना, 2-3 बेटा, बाकी नॉर्मल सा दिमाग में आइडिया रखना है। अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, देखो नंबर 7, इसको भी स्टार मार्क कर लेना बच्चों, PHO मिक्सचर ऑफ है, PHO मिक्सचर ऑफ है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या करे बेटा,
दोनों का अगर मिक्सर हो तो हमें क्या करना है। तो बच्चों एक बात तो श्योर है, दो सॉल्यूशन को मिलाकर अगर क्या बनाया जाता है, मिक्सर बनाया जाता है। क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन को मिलाकर अगर मिक्सर बनाएंगे तो एक बात तो श्योर है, दो सॉल्यूशन को मिलाकर रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाने पर कॉन्सेप्ट तो क्या लगता है, NRVR वाला लगता है। क्लियर है बच्चों। तो क्या करेंगे, हमें पता है NRVR, क्या करेंगे, NRVR इक्वल टू अपन क्या करेंगे, N1V1 और क्या करेंगे बेटा, N2V2। यस और नो, बीच में प्लस लगा देंगे ना, नहीं बच्चों, क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि बेटा अब एक एसिड है दूसरा बेस है। मैंने कहा था इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन, याद है ना, अरे इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन, दोनों साथ में होंगे तो हर हाल में फाइट होगी नहीं होगी, होगी बेटा, फाइट होगी। तो हमें पता है बच्चों क्या होंगे, अरे माइनस का साइन आएगा, यस और नो, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन यूज होगा। क्लियर है, दोनों का मतलब वही है बच्चों, N1V1 है, दोनों एक एसिडिक सॉल्यूशन है एक दूसरा बेसिक सॉल्यूशन है, N1V1 है, दोनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन या वॉल्यूम। क्लियर, N2V2 दूसरा, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, उसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। क्लियर है, NRVR क्या है, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है उसकी कंसंट्रेशन और उसका वॉल्यूम। क्लियर है, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं बेटा, NR क्या हो जाएगा, NR इक्वल टू N1V1 माइनस क्या हो जाएगा, N2V2 अपॉन में क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2। यस और नो, यस और नो, यहां तक तो हर कोई टीचर बताता है। ओके, अब समझने वाली बात है, देखो बेटा, थोड़ा सा अगर दिमाग काम में ले तो बच्चा क्या करे, दिमाग काम में ले तो क्या बोलेगा कि सर आपने कहा था इससे पहले दो कंडीशन जो डिस्कस किए, क्या, दोनों अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो दोनों को मिक्स करेंगे तो नो डाउट जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, परिणामी विलीन बनेगा, वो भी एसिडिक होगा। और इसका मतलब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन थी वो H+ की कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट की जाएगी। क्लियर है, या फिर दोनों बेसिक सॉल्यूशन थे तो उनको मिलाने से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना था वो भी कैसा होगा, बेसिक होगा। यस और नो, और बेसिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या, OH- की कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यस और नो, क्लियर है सर, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अब बताओ, अब ये जो NR है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, H+ की कंसंट्रेशन को या OH- की कंसंट्रेशन को, किसी को भी कर सकता है। मैंने क्या कहा, H+ की कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर OH- की कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, पहली बात तो यहाँ पर दोनों ही क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या होना चाहिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देखते ही क्या करते हैं बेटा, पीएच को 7 करते हैं, लेकिन वो हमेशा 100% करेक्ट आंसर नहीं है बेटा। मैंने क्या कहा, वो 100% करेक्ट आंसर नहीं है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना, अगर एसिड के मान लो मैंने 5 इक्विवेलेंट लिए हैं, मैं क्या कर रहा हूं समझना बेटा इस बात को। सपोज करो, देखो बेटा, जैसे ये एसिड है ये बेस है, अगर एसिड के इक्विवेलेंट मैंने 5 लिए हैं, बेस के भी मैंने 5 लिए हैं, तो ये बताओ इसके 5 इक्विवेलेंट है। एसिड बेस की रिएक्शन का एक रूल होता है कि दोनों के हमेशा बराबर इक्विवेलेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने क्या कहा, दोनों के हमेशा बराबर इक्विवेलेंट क्या होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो क्या कहेंगे, अगर एसिड और बेस दोनों के 5 इक्विवेलेंट है तो ये बताओ दोनों बराबर 5 और 5 रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, फाइनली दोनों 0-0 होंगे, यानी एसिड भी 0 हो जाएगा, बेस भी 0 हो जाएगा, 5 रिएक्शन कर जाएंगे, दोनों का 0-0 बचेगा। इसका मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो दोनों को रिमेनिंग है क्या, नहीं। जब दोनों में से कोई सा रिमेनिंग ही रही नहीं है, शेष ही नहीं है, तो ये बताओ कोई सा भी अपना एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर शो कर पाएगा क्या, नहीं। तो सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। आ गया समझ में, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो बेटा, पहली कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन है एसिड के 10 इक्विवेलेंट है, बेस के 5 इक्विवेलेंट है, तो ये बताओ बेस के 5 इक्विवेलेंट एसिड के 10 इक्विवेलेंट से रिएक्शन कर पाएंगे क्या, नहीं। मैंने क्या कहा, रिएक्शन का रूल क्या होता है, जो भी आपस में रिएक्शन करता है उनके इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होने चाहिए। क्लियर है, और रिएक्शन होती है हमेशा LR के रेस्पेक्ट में, जो कम होता है। कैसे, अगर बेस के 5 इक्विवेलेंट है तो ये क्या करेगा, एसिड के भी 5 इक्विवेलेंट से रिएक्शन करेगा, इसके 5 तुल्यांक है तो इसके भी 5 तुल्यांक से ये रिएक्शन करेगा। ओके, इसका मतलब है अगर इसके 5 इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर गए तो ये 0 हो गया, और इसके 10 में से 5 रिएक्शन कर जाए तो कितने बचेगा, ये 5 बच्चों 5 रिमेनिंग है, 5 शेष है। इसका मतलब क्या होगा, एसिड के 5 मोल अगर रिमेनिंग है तो क्या करेगा, ये अपना कैरेक्टर शो करेगा नहीं करेगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। यहां पर जैसे सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, इसका उल्टा बोल सकते हैं, जैसे एसिड के 5 इक्विवेलेंट है, बेस के कितने हैं 10 है, तो ये बताओ एसिड के 5 इक्विवेलेंट बेस के 10 से रिएक्शन कर पाएंगे क्या, नहीं। LR के हिसाब से रिएक्शन होती है, दोनों के बराबर इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अगर 5 है तो ये 5 से ही रिएक्शन करेगा, तो क्या करेंगे, 5 इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करके तो ये 0 बच गया, और इसके 10 में से 5 रिएक्शन करके तो ये कितना बच गया बेटा,
5 बच गए, 5 बच गए, ये अपना करेक्टर शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। जो रिमेनिंग है वो अपना करेक्टर शो करेगा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर दिया जाए तो पीएच हमेशा 7 हो, कोई जरूरी नहीं है। बच्चा कहेगा सर फिर पहले जो पढ़ाया था फिर क्यों बताया था, वो गलत था क्या? नहीं बेटा वो गलत नहीं था। अगर चल के हमें एसिड और बेस की कंसंट्रेशन या इक्विवेलेंट वगैरह नहीं दे रखा हो तो अपन बिना कुछ कहे ये कंडीशन काम में लेते हैं। मैंने क्या कहा, अगर चल के हमें कुछ नहीं कह रहा है तो क्या करते हैं, एसिड और बेस के बराबर इक्विवेलेंट यूज करते हैं। समझ में आ गया? कुछ नहीं बोले तो ये कंडीशन मान के करते हैं जिसमें एसिड और बेस दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, और एसिड और बेस दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो तो सॉल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। पीएच क्या होगी? 7 होती है। क्लियर है? लेकिन चल के हमें दे रखा हो कि ये कम है ये ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा है, बेस के कम है, एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। ध्यान रखना, क्यों होगा? रीजन मैंने बताया है, फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो पीएच क्या होगी? 7 से कम आएगी। क्लियर है? यहां पर क्या करेंगे, अगर बेस की कंसंट्रेशन या इक्विवेलेंट ज्यादा है तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। और सॉल्यूशन अगर बेसिक होगा तो क्या होगा बेटा? उसकी पीएच क्या होगी? 7 से ज्यादा होगी। समझ में आया? तो कुछ नहीं बोला जाए तो अपन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एग्जैक्ट 7 बोल देते हैं, लेकिन अगर चल के कंसंट्रेशन दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक हो सकता है, और एसिडिक बेसिक हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी? पीएच 7 से कम या 7 से ज्यादा भी पॉसिबल है। क्लियर है? लेकिन मैंने क्या कहा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा बच्चों, जो एसिड बेस हमें दे रखे हैं उसके लिए हमें आइडिया लगाना है कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। समझ में आ गया? उनके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं बच्चों कैसे करना, क्या करना। ये तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, अब अपने पॉइंट पर आते हैं। क्या कि सर अभी जो 2 कंडीशन आपने बताई थी, क्या कहा था कि जो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड वाली कंडीशन थी, तो आपने कहा था सर NR होगा वो H+ की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? दोनों सर स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो NR क्या करेगा? OH- की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सर यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक एसिड है दूसरा बेस है, सर किसको रिप्रेजेंट करेगा? H+ को भी कर सकता है और OH- की कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। डिपेंड करेगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा है। क्लियर है? एसिडिक है या बेसिक है। और रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा है ये कैसे पता चलेगा? किसके इक्विवेलेंट कम है किसके ज्यादा है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? चलो बेटा, तो कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। समझना बेटा, इफ ई एसिड ग्रेटर देन ई बेस, मैंने क्या कहा, अगर एसिड के इक्विवेलेंट बेस से ज्यादा हो। समझ में आ गया? अगर एसिड के इक्विवेलेंट बेस से ज्यादा हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो ये बताओ, यहाँ पर जो NR होगा, मैंने क्या कहा, यहाँ पर NR होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? H+ की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं बच्चों, H+ किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो? तो यहाँ पर जो NR होगा वो क्या करेगा, यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए H+ की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, जो NR होगा, NR क्या करेगा? H+ की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर है? अब क्या करते हैं, N1V1, अगर एसिड ज्यादा है तो पहले वाले को एसिड कर दो बच्चों। ठीक है? तो क्या करेंगे, N1V1 ये किसके लिए? एसिड के लिए, माइनस N2V2 दूसरा सॉल्यूशन क्या है बच्चों? बेस का है। तो क्या करेंगे, ये बेस के लिए हो गया, N2V2 किसके लिए हो गया? बेस के लिए। अपॉन में क्या करेंगे बेटा, V1 + V2। बस यहां से हमारे पास H+ कंसंट्रेशन आ जाएगी, और H+ कंसंट्रेशन आ जाएगी तो इससे अपने पास pH आएगी नहीं आएगी? pH आ जाएगी बेटा। क्लियर है यहां तक? ओके चलो बेटा, एक कंडीशन क्या हमें दे सकता है, इफ E बेस ग्रेटर देन E एसिड है। इसका मतलब क्या है, बेस के इक्विवेलेंट अगर एसिड से ज्यादा हो तो ये बताओ, अगर ऐसी कंडीशन है तो बताओ बेटा सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। यस और नो? सॉल्यूशन अगर बेसिक होगा तो हमें पता है जो NR होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? OH- कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? OH- कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या हुआ, बाउंड्री के बाहर चले गए क्या बेटा? अरे बाउंड्री के बाहर चले गए, स्क्रीन से बाहर चले गए, कोई बात नहीं बेटा, यहां लिख देता हूं। अगर ऐसा होगा, क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो जो NR होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा?
OH माइनस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब तो ठीक है, क्लियर है। तो चलो बच्चों, तो क्या लिखेंगे, अपना जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, NR किसको रिप्रेजेंट करेगा, OH माइनस कंसंट्रेशन फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर है। तो यहाँ पे N1V1 जो है तो क्या करेंगे, N1V1 ये किसके लिए, बेस के लिए, जो ज्यादा है उसको पहले लिख दो, और N2V2 ये किसके लिए हो जाएगा बेटा, एसिड के लिए। क्लियर है। अपॉन में क्या कर देंगे, V1 प्लस V2 कर देंगे। क्लियर है, ठीक है बेटा। चलो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, OH माइनस कंसंट्रेशन आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। एक कंडीशन हमें पता है, ये भी दे सकता है, इफ E एसिड इक्वल टू क्या होगा, E बेस, यस और नो। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। और सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूले से कोई पीएच कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं, सीधा कर देंगे, पीएच क्या होगी, 7 होगी बेटा, काम खत्म। ओके, और कुछ नहीं बोला जाए तो अपन यही कंडीशन मान के अप्लाई करते हैं अपनी तरफ से कि दोनों के इक्विवेलेंट बराबर है। लेकिन चल के कम ज्यादा दे रखें तो क्या करना, 7 से कम भी हो सकता है या 7 से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और दिमाग लगाओ फटाफट। इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कोई डाउट हो तो बताओ। चलो, कोई डाउट बेटा, कुछ अंधे बच्चों का मैसेज आया क्या, हमेशा अप्लाई नहीं होगा ना, सभी कंडीशंस में कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी की टर्म में लेनी है क्या, बिल्कुल बेटा, नॉर्मलिटी टर्म में लोगे तो मोर करेक्ट है, ध्यान रखना। क्योंकि मोलरिटी से आंसर हमेशा सही आए ये कोई जरूरी नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। क्लियर। जैसे हमने वहां लिखा था क्या कि H+ की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो, एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन ज्यादा हो कम हो, वहां पर अपन क्या करते हैं, मोलरिटी की टर्म में ही ले लेते हैं। क्योंकि जो वाटर की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है बेटा वो क्या होती है, मोलरिटी की टर्म में होती है, ध्यान रखना। बाकी क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में कंसंट्रेशन को अपन नॉर्मेलिटी की टर्म में ही लेते हैं, ये ध्यान रखना, ताकि वैलेंसी फैक्टर वाला लफड़ा हो तो वो उसमें इंक्लूड हो जाए। ओके, चलो बेटा, और कोई डाउट, चलो यहां तक बात ठीक है, यस और नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, ध्यान रखना। ओके, नंबर 8 कंडीशन की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ओके, नंबर 8 पर बात करते हैं, इसको भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, नंबर 8। ठीक है, नंबर 8 क्या है बेटा, समझना, पीएच ऑफ, क्या कहा, पीएच ऑफ मिक्सर ऑफ, pH of mixture of two, pH of mixture of two मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक वीक एसिड्स। मैंने क्या कहा, pH of mixture of two मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक वीक एसिड्स है। दो मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक वीक एसिड्स है बेटा, देखो उनके लिए क्या बोले आपसे कि पीएच क्या होगी, मिक्सर के नहीं, मिक्सर की पीएच क्या होगी, तो कैसे करना, क्या करना। सबसे पहले हेडिंग देखना बेटा, आपसे बोला क्या गया है, बोला ये गया क्या, पीएच ऑफ मिक्सर ऑफ टू मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक वीक एसिड, यानी दो मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक वीक एसिड है। ठीक है, और कोई डाउट है क्या, तो एसिड के इक्विवेलेंट तो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है क्या, बिल्कुल बेटा। मैंने क्या कहा
इक्विवेलेंट क्या, इक्विवेलेंट ही होता है बेटा, इक्विवेलेंट आप नॉर्मेलिटी से ही कैलकुलेट करोगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर मोलरिटी दे रखी है उससे सीधे इक्विवेलेंट कभी नहीं आते। इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, n इंटू वी। अरे क्या होता है इक्विवेलेंट है, नॉर्मेलिटी, जैसे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम है, तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम है, तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट। समझ में आ गया, तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो डायरेक्टली, नॉर्मेलिटी दे रखी है तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम से, लेकिन मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी से पहले नॉर्मेलिटी आ जाएगी, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई होके इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना, डायरेक्टली मोलरिटी से इक्विवेलेंट नहीं आएगा, मोलरिटी को आपको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, क्लियर है, ठीक है, तो ये जरूर है, ध्यान रखना आपको। अब ठीक है, दृष्टि फटाफट बोल, आगे चले फिर, दृष्टि फटाफट बोलो बेटा, दूरदृष्टि, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बात करते हैं, तो अपन ने क्या कहा, पीएचओ मिक्सचर ऑफ टू मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक वीक एसिड, यानी दो मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक वीक एसिड है, उनके लिए बोले उनके मिक्सचर की पीएच क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था बेटा, वर्डिंग और एग्जांपल का ही लफड़ा, पूरे चैप्टर में क्या करना है, मोनो यानी वीक एसिड का एग्जांपल है, दो वीक एसिड का मिक्सचर है, ये ध्यान रखना। मैंने क्या कहा था, हेडिंग लिखने का पर्पज ही क्या है, ये कॉन्सेप्ट किस कंडीशन में अप्लाई करना है, दो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सर है उसके लिए मैंने अलग लिखाया है, ये क्या है, दो वीक एसिड का मिक्सर है, और वो वीक एसिड कौन से हैं, मोनोबेसिक मोनोप्रोटिक वाले। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, एक एक H+ डोनेट करने वाले हैं, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं बेटा, अपन एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। चलो रिएक्शंस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो एक एग्जांपल मैंने लिया है वीक एसिड का HA मान लो कोई वीक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये अगर आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा, H+ और A-, क्लियर, ठीक है। और कंपैरिजन के लिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इसके पैरेलल में मैं एक दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों, वो किसके लिए, दूसरा वीक बेस मैं ले रहा हूं, ये है HB। यहां पर HB क्या कर रहा है, किसी दूसरे वीक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी H+ और B-। यस और नो, मैंने दो वीक एसिड लिए HA और HB समझने के लिए, ओके, ताकि दोनों की रिएक्शन को अपन मैकेनिज्म को शो कर सके। क्लियर है बेटा, कैसे, पहला जो वीक एसिड है बच्चों उसके लिए मान लो मैं क्या कर रहा हूं, C1, इसकी कंसंट्रेशन है C1। पहली बात तो बच्चा अगर कहे सर एक वीक एसिड आपने HA लिया तो दूसरा HB क्यों लिया है, ये इसलिए लिया, दो अलग अलग वीक एसिड है, ध्यान रखना। हमें पता है H+ तो होगा ही होगा, साथ में कोई दूसरा नेगेटिव ग्रुप होगा, यस और नो। तो A- और B- जो वो नेगेटिव ग्रुप को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन देख सकते हैं बेटा HCN HNO2, यस और नो, HCN में क्या होगा H+CN-, HNO2 में क्या होगा H+NO2-। क्लियर है, इसका मतलब दो अलग अलग वीक एसिड लेने हैं तो नेगेटिव ग्रुप भी अलग अलग होगा बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पर A- B- का मतलब ये है कि दो अलग अलग नेगेटिव ग्रुप वाले वीक एसिड है, क्लियर है। चलो बेटा तो बात करते हैं, पहला वीक एसिड इसकी कंसंट्रेशन C1 लो तो ये स्टार्टिंग में कितने होंगे 0 0, यस और नो, क्लियर है। अब हमें पता ये अगर मान लो X ब्रेक हो जाए तो ये कितना बनेगा X और X, क्योंकि वीक है तो 100% तो आयनाइज होगा क्या, नहीं होगा बच्चों। ये दूसरा वीक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन को मैं C2 ले रहा हूं तो ये स्टार्टिंग में 0 0। बच्चा कहेगा सर इसको स्टार्टिंग में C2 आपने क्यों लिया है, क्योंकि दोनों वीक एसिड की कंसंट्रेशन बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है, बराबर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी C1 C2 की वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन अपन डिफरेंस करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक को C1 तो दूसरे को C2 माना है, क्लियर है। ये मान लो X डिसोशिएट होता है तो ये मान लो Y डिसोशिएट हो रहा है, तो ये Y है ये Y है, क्लियर है। अब देखो दोनों रिएक्शन में कोई कॉमन आयन है क्या, H+, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये बताओ टोटल दोनों का मिक्सर ही तो है, तो ये H+ दोनों कंसंट्रेशन ऐड होगी या नहीं होगी, होगी। तो क्या करेंगे ये बताओ, X में Y ऐड करें या Y में X ऐड करें। नॉर्मली बच्चा दिमाग लगाएगा एक में दूसरा ऐड करें, तो ध्यान रखना X+Y और Y+X। बच्चा कहेगा सर ये कैसे, दोनों में कैसे ऐड कर दिया, ध्यान रखना बेटा। नॉर्मल कॉमन आयन इफेक्ट में अपन क्या करते हैं, वीक वाले में स्ट्रॉन्ग से आने वाली कंसंट्रेशन को ऐड करते हैं और ओनली वीक वाले के रेस्पेक्ट में रिएक्शन लिखते हैं, यस और नो। अरे वीक वाले के रेस्पेक्ट में तो स्टडी करते हैं, यहाँ तो दोनों ही वीक है, तो ध्यान रखना अपन रिएक्शन दोनों के रेस्पेक्ट में लिखेंगे और दोनों के रेस्पेक्ट में ही स्टडी करेंगे क्योंकि दोनों वीक है, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, X में Y ऐड करेंगे, Y में X भी ऐड करेंगे, क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो अब इसके लिए अगर हम रिएक्शन लिखे कांस्टेंट के लिए, तो देखो हमें पता है एसिड का कांस्टेंट क्या होता है Ka, हमें पता फर्स्ट एसिड है तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं Ka1, क्लियर है। ये सेकंड एसिड है तो इसका कांस्टेंट मैं लिख रहा हूं Ka2 समझने के लिए, क्लियर है। तो Ka1 हमें पता है कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो H+A- अपॉन क्या करूंगा बेटा
एच ए। क्लियर है, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, Ka2 सेकंड वाला कांस्टेंट, तो इसके लिए क्या है बेटा, जो प्रोडक्ट होंगे H प्लस बी माइनस अपॉन क्या करेंगे, एच बी करेंगे। यस और नो, क्लियर है, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो क्या लिखेंगे, Ka1 इक्वल टू एच प्लस कितना है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई ए माइनस कितना है बेटा, x है, अपॉन एच ए कितना है, C1 माइनस एक्स। क्लियर है, ठीक है, समझते जाना अच्छे से। Ka2 इनकी अगर वैल्यू पुट करें बेटा, तो h प्लस कितना है, y प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई b माइनस कितना है y, और ये कितना है बेटा C2 माइनस वाई। क्लियर है। अब बच्चा कहे सर ये हो क्या रहा है, सर नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अगर कोई आयन कॉमन होता है तो एक को नेग्लिजिबल मान के हटा देते हैं। यस और नो, कि सर दो को ऐड करते हैं, दोनों में से एक को हटाते हैं, हटाते नहीं हटाते। यहाँ पर सर क्यों नहीं हटाया आपने, एक्स वाई दोनों को क्यों इंक्लूड किया है, क्यों यूज किया है, वो इसलिए यूज किया है बेटा, ध्यान रखना। अपन हटाते कब है, जब एक वी को दूसरा स्ट्रॉन्ग हो। मैंने क्या कहा है, एक वी को दूसरा स्ट्रॉन्ग हो। बच्चा कहेगा सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा, जो वीक वाला होगा उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, स्ट्रॉन्ग वाला होगा उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब एक वैल्यू बहुत कम है, दूसरी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो जो मिनिमम है बहुत कम है उसको हटा सकते हैं। यस और नो, यहाँ पर तो दोनों ही बेचारे वीक है, दोनों ही बेचारे वीक है, तो क्या होगा, दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल होगी या नहीं होगी, होगी, तो दोनों में डिफरेंस बहुत कम होगा, दोनों में डिफरेंस बहुत कम होगा। तो ये बताओ दोनों में से किसी को भी हटाएंगे क्या, नहीं बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर है। इस वजह से ध्यान रखना, किसी को भी नहीं हटाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो बेटा, इससे अगर सोल्व करें तो अपन क्या लिखेंगे, Ka1 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो गया एक्स वाई अपॉन क्या हो गया C1 माइनस एक्स। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब नॉर्मली हम बात करें बच्चों, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Ka2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाई वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा C2 माइनस वाई। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब यहां से हम बात करते हैं बेटा, देखो इक्वेशन को इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें पता है फॉर वीक एसिड, अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं बेटा, वीक एसिड। वीक एसिड के लिए हमें पता है x वेरी वेरी लेस देन C1। ये बताओ, अरे जो डिसोशिएट होने वाली अमाउंट है वो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है, नहीं होती, बहुत कम होती है बेटा। तो क्या करेंगे, इसका मतलब इक्वेशन को इजी बनाने के लिए इसको हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, हटा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, x वेरी वेरी लेस देन C1 है, तो क्या करेंगे C1 माइनस एक्स ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। यस और नो, यहाँ बात समझ में आई बेटा। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ भी सेम कंडीशन यही है क्या, ये भी अगर वीक एसिड है तो क्या लिखेंगे, फॉर वीक एसिड क्या लिखेंगे, y वेरी वेरी लेस देन C2, यानी y C2 से बहुत कम है, तो अपन क्या लिखेंगे C2 माइनस वाई ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा C2 हो सकता है या नहीं हो सकता। ये कैसे कराओ बेटा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। क्योंकि वीक है, वीक वाला नेग्लिजिबल अमाउंट में डिसोशिएट होता है, तो डिसोशिएट होने वाली अमाउंट क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की बहुत कम होगी। क्लियर है, इसका मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट। बच्चों देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये तो है ही है, अपॉन क्या लिखेंगे C1। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर तो है ही है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन क्या करेंगे बेटा ऑलमोस्ट C2 हो जाएगा। ये कैसे किया, समझ में आ गया, क्लियर है। इस C1 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा बेटा K1 C1 ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इधर क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1। क्लियर है। यहाँ पर बच्चों C2 को इस K2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे, Ka2 C2 ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको बोलूंगा इक्वेशन 2। तो कहने का मतलब क्या है बेटा देखो, जहां तक दोनों को अलग अलग सोल्व कर सकते थे, मैंने दोनों को अलग अलग सोल्व किया। हाँ, पैरेलल में मैंने सोल्व इसलिए किया है बच्चों, ताकि पता चले एक को जैसे करें दूसरे को वैसे के वैसे सोल्व करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना, दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, डिसोशिएट होने वाली अमाउंट डिफरेंट है, दोनों का कांस्टेंट डिफरेंट है। क्लियर, जहां तक सोल्व कर सकते थे हमने सोल्व किया, उसके बाद क्या दोनों को इक्वेशन नंबर दे दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्लियर है। चलो अब दोनों को ऐड करते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करें। और इक्वेशंस को ऐड वगैरह करने का रूल क्या होता है बेटा, इक्वल के एक साइड वालों को आपस में ऐड कर दो, दूसरी साइड वालों को आपस में ऐड कर दो। तो क्या लिखेंगे, देखो उसमें एक साइड क्या है Ka1 C1 प्लस इसमें क्या है Ka2 C2, ठीक है बेटा, इक्वल टू इसमें देखो बेटा राइट साइड में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें क्या है
वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यस और नो? अरे यहाँ तक बात ठीक है, क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो KA1C1 प्लस क्या हो जाएगा KA2C2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस देखो एक्स वाई क्या हो गया 2xy प्लस क्या हो जाएगा आगे क्या है वाई स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो अपन क्या कर सकते हैं KA1C1 प्लस क्या हो जाएगा KA2C2 इक्वल टू, ये बताओ 10th की मैथमेटिक्स में कई जगह आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यस और नो? अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा नहीं आएगा, तो क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या करेंगे KA1C1 प्लस क्या हो जाएगा KA2C2, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और हमें पता है बच्चों, देखो दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या यहाँ भी x प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है x प्लस वाई, यहाँ कितनी है y प्लस एक्स, इसका मतलब x प्लस वाई या y प्लस एक्स, बात तो वही है ना? क्लियर है? इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ x प्लस वाई जो होगा ये किसके बराबर है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यस और नो? क्लियर है? तो यहाँ से इसकी जगह मैं H प्लस कंसंट्रेशन लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा KA1C1 प्लस क्या हो जाएगा KA2C2, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, काम खत्म। तो ये देखो कहने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीधा रटने की बजाय पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया बच्चों कैसे रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई तो इससे हमारे पास pH आ सकती नहीं आ सकती? आ सकती बेटा। ये तो था सिर्फ समझने का तरीका। ओके, अब समझना बेटा याद कैसे रखना है। कैसे? जब हम वीक एसिड वीक बेस का आयनाइजेशन पढ़ रहे थे तो वीक एसिड के आयनाइजेशन में अपने पास क्या आया था H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई बाय C का अंडर रूट, याद है ना? क्या आया था H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई बाय C का अंडर रूट है। वो तो कब आया था जब अपन एक अकेले वीक एसिड की बात कर रहे थे, यस और नो? अकेले वीक एसिड की बात करें तो एक ही कांस्टेंट था, एक ही कंसंट्रेशन थी, तो सीधा Ka मल्टीप्लाई बाय C का अंडर रूट आ गया। क्लियर है? यहाँ कितने वीक एसिड है बेटा? दो वीक एसिड है, दोनों का मिक्सर है, इसका मतलब दो कांस्टेंट दो कंसंट्रेशन, तो क्या करेंगे तो दोनों का मिक्सर है मतलब दोनों को प्लस कर दो बेटा, तो क्या करेंगे KA1C1 प्लस KA2C2 दोनों का कॉमनली अंडर रूट कर दो, काम खत्म। तो क्या करेंगे अकेला वीक एसिड होने पर करते हैं H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई बाय C का अंडर रूट, यहाँ पे दो है तो दो कंसंट्रेशन दो कांस्टेंट फिर दोनों का अंडर रूट कर दो, तो क्या लिखेंगे H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू KA1C1 प्लस KA2C2 दोनों का कॉमनली अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, यहां तक को डाउट है तो बोलो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। अगर दो कांस्टेंट और दो कंसंट्रेशन दी जाए, देखते समझना, चल के नहीं बोलेगा दोनों वीक एसिड है, आपको खुद आइडिया होना चाहिए। दो कांस्टेंट दो कंसंट्रेशन दे रखी है मतलब क्या दोनों वीक एसिड है, क्योंकि मैंने क्या कहा कांस्टेंट जिसके लिए दे रखा है देखते समझना वो क्या होगा वीक होगा, K या Kb, वीक एसिड या वीक बेस। कांस्टेंट हमेशा वीक के लिए ही देगा। चलो बेटा यहां तक को डाउट है तो बोलो। यहां तक को डाउट? कुमकुम, विनय, दृष्टि, समीरा, डाउट बेटा? चलो दृष्टि का आंसर क्वेश्चन क्या आया है कि फिफ्थ एंड सिक्स कंडीशन मोनो बेसिक और मोनो एसिड के लिए ही एप्लीकेबल है क्या बेटा? एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या मैंने क्या बोला, इसी वजह से तो मैंने उसमें क्या लिखा है कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखा है मैंने नॉर्मेलिटी लिखा है बेटा, ध्यान रखना। क्या नॉर्मेलिटी होती क्या है बच्चों? n इक्वल टू क्या होगा m इंटू एक्स
बात समझ में आई क्या? जैसे H2SO4 दे दिया बेटा, H2SO4 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कंसंट्रेशन तुम्हें जो भी दे रखी है, मान लो 10 मोलर दे रखी है, 10⁻⁻2 दे रखी है, तो ये बताओ इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? x कितना होता है इसके लिए? 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। समझ में आ गया? तो चाहे मोनो हो चाहे पोली हो, अगर मोनो है तो बच्चों उसके लिए क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो मोलरिटी दे रखी है सीधा आप उसी को यूज कर सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो n इक्वल टू क्या होता है? mx होता है। तो x की वैल्यू 1 होने पर n और m दोनों इक्वल आएंगे। बात समझ में आ गई? और अगर पोली वाली कंडीशन है, पोली वाली कंडीशन है तो क्या करेंगे बेटा? x की वैल्यू 2 है तो कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी वजह से तो मैंने बोला है क्या, उसमें आपको नॉर्मेलिटी यूज करनी है। मैंने क्या कहा? दो सॉल्यूशन को हमेशा मिक्सर अगर होता है, हमेशा ध्यान रखना, मिक्सर में हमेशा क्या करेंगे? NRVR इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2, या फिर NRVR इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2 यूज करेंगे। आ गया समझ में? सेम नेचर के है तो बीच में प्लस, अगर अपोजिट नेचर के है तो माइनस, लेकिन लेना किस में है? नॉर्मेलिटी की टर्म में लेना है। क्लियर है? अगर वैलेंसी फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी बराबर आ जाएगी। वैलेंसी फैक्टर मोर देन 1 है, 2 या 3 है, तो क्या करो? मोलरिटी को x से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करो। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, मिक्सर के लिए हमेशा NRVR इक्वल टू N1V1 प्लस माइनस N2V2, ये दिमाग में बिठा लो बेटा, ठीक है? मोलरिटी को साइड ही कर दो। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो बेटा, और कोई डाउट? तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो, चाहे 1 हो, मोनो वाली कंडीशन हो, पॉली वाली कंडीशन हो, सब उसमें इंक्लूड हो जाएगी, अपने आप आ जाएगी। क्लियर है? चलो बेटा, एक लास्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं। क्या? pH ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। क्या कहा? pH ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, यानी pH ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। आपको याद है बच्चों, अपने ओस्टवाल डाइल्यूशन लो डिस्कस किया था, याद है ना? उसमें हमने बात की थी डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर और इंक्रीजिंग इन सॉल्वेंट, यानी वाटर ऐड करने पर या जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम क्या करना? इंक्रीज कर देना। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स में ये कॉन्सेप्ट भी काम आता है। क्या? अगर अपन बात करें डाइल्यूशन की, किसकी बात करें बेटा? डाइल्यूशन की। अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या काम में लेना है? N1V1 इक्वल टू क्या होगा? N2V2। यस और नो? ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा? N1V1 इक्वल टू N2V2। क्यों? अरे सीधी सी बात है, देखो बेटा, हमें पता डाइल्यूट अगर करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज होगा। वॉल्यूम में अगर चेंज होगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन में भी चेंज होगा। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर क्या करते हैं? N1V1 इक्वल टू N2V2, यानी पहले वाले को दूसरे वाले से कंपेयर करते हैं। ओके, तो बच्चा कहेगा सर इनका मतलब क्या है? तो N1 एंड V1 का मतलब क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। क्या कहा? कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम में, कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम में। और कंसंट्रेशन कौन सी? H प्लस कंसंट्रेशन। इसका खास कर याद रखना बेटा, क्या कहेंगे? H प्लस कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन। ये तो कौन सी है बेटा? बिफोर डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूट करने से पहले। क्लियर है? ठीक है। और ये जो N2 एंड V2 मैंने लिखा है, ये क्या है? H प्लस कंसंट्रेशन। क्या लिखा? H प्लस कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम में। ये कौन से बेटा? आफ्टर डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूट करने के बाद की वाली कंडीशन है। क्लियर है? ठीक है बेटा। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर जो N2 है, वो क्या? H प्लस की कंसंट्रेशन कौन सी? न्यू वाली है। न्यू वाली मतलब क्या? डाइल्यूट करने के बाद जो नई कंसंट्रेशन आई है, ओके, वो क्या हो जाएगा? इसको मैं क्या कर सकता हूँ? N1V1 अपॉन क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। यस और नो? अरे दोनों को कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा? N2 यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? N1V1 अपॉन V2 यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। क्लियर? किसका मतलब क्या है? समझ में आ गया? यस और नो? अब इसमें क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछ सकता है बेटा? ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन क्या करेगा? 3 टाइप से पूछ सकता है। एक तो क्या होगा? न्यू H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगी? अगर ऐसा कर दे तो न्यू H प्लस कंसंट्रेशन है क्या होगी, कैसे होगी? क्लियर है? तो यहां से अपने पास न्यू H प्लस कंसंट्रेशन आ जाएगी। यस और नो? ठीक है। दूसरा क्या पूछेगा? न्यू pH क्या होगी? मैंने क्या कहा? न्यू pH क्या होगी? तो न्यू pH क्या करेंगे? माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। H प्लस कंसंट्रेशन कौन सी लेनी है? न्यू वाली लेनी है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? न्यू pH आ जाएगी। यस और नो? क्लियर है? एक हमें क्या बोलेगा? चेंज इन pH। क्या बोलेगा? चेंज इन pH। pH में चेंज क्या होगा? तो अपन क्या करेंगे बेटा?
चेंज इन पीएच यानी डेल पीएच, तो वो क्या होगा न्यू पीएच माइनस क्या करना है ओल्ड पीएच, ओल्ड पीएच। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, अरे दो टाइप की पीएच आएगी, एक तो क्या आएगी ओल्ड पीएच हमारे टाइम की बच्चों 50 साल पहले की, ओके, एक क्या आएगी न्यू पीएच आपके टाइम की बेटा यानी आज के टाइम की। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, चेंज इन पीएच पूछे तो क्या होगा नई कितनी है पहले वाली पीएच कितनी है, दोनों का डिफरेंस आपको देखना है, तो वो चेंज इन पीएच का आंसर आएगा। क्लियर है? जैसे बोले पहले पीएच 5 थी, अब मान लो 2 हो गई, तो चेंज कितने का आ गया 3 का आ गया, अब 2 है पहले 5 थी, 2 - 5 यानी -3। क्लियर है? यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना साइन का भी खासकर आपको याद रखना है। क्या अगर बाय द वे क्या हो रहा है साइन प्लस का आ रहा है, इसका मतलब पीएच क्या होगी इंक्रीज होगी, ओके, और अगर साइन माइनस का आ रहा है तो मतलब पीएच क्या होगी डिक्रीज होगी बेटा, ये खासकर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? साइन का भी याद रखना है। मैंने हमेशा आपको कहा है बेटा क्या जहां भी बात डिफरेंस की आ जाए, जहां बात डिफरेंस की आ जाए तो क्या करना है आपको हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है। मैंने क्या कहा, जहां बात डिफरेंस की आ जाए तो आपको क्या करना है फाइनल माइनस से इनिशियल करना है ताकि एकदम सही ऑप्शन चूज कर सको। कैसे? जैसे आपसे बोला जाए पहले पीएच कितनी है 4 है, मैंने क्या कहा पहले पीएच कितनी थी 4 थी, अब पीएच 2 हो जाती है, इसका मतलब ये तो हर कोई बता देगा क्या पहले 4 थी अब 2 हो जाती है, तो 2 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, पीएच में चेंज कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन ऑप्शन आपको क्या दे रखा है 2 इंक्रीज 2 डिक्रीज, जानबूझ के देगा। मैंने क्या कहा 2 इंक्रीज होती है 2 डिक्रीज होती है, वहां पर आपको क्या करना है हमेशा ध्यान रखना न्यू पीएच माइनस ओल्ड पीएच। ठीक है बेटा, कैसे कहा पहले कितनी थी 4 अब कितनी है 2, तो क्या करूंगा 2 - 4, 2 - 4, इसका मतलब क्या लिखूंगा 2 - 4 यानी -2 मतलब माइनस के साथ आ रहा है, मतलब पीएच डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है 2 डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? पहले पीएच 4 थी अब 6 हो जाती है, तो क्या करूंगा अरे इसका मतलब 2 का चेंज तो आ गया, लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, पहले 4 थी अब 6 है, तो 6 - 4 यानी +2 2 का डिफरेंस है प्लस के साथ है, मतलब 2 इंक्रीज हुई है। समझ में आ गया? तो इस चीज का खासकर ध्यान रखना, सेम ऑप्शन देके आपसे गलती करवा देगा बेटा। आ गया समझ में? क्लियर है? इस चीज का खासकर आपको ध्यान रखना है। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इसमें आपको क्वेश्चन में कैसे गलती करवाएगा ध्यान रखना। आपको क्या करेगा पीएच पूछेगा, पहले पीएच देगा, क्या कहा पीएच इतनी है, सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दे, इतना डाइल्यूट कर दे, मतलब क्या मान लो आपसे बोला जाए 10 टाइम डाइल्यूट कर दे, 10 टाइम डाइल्यूट करते तो पहले वाला वॉल्यूम V है तो V2 क्या हो जाएगा 10V हो गया, काम खत्म। या फिर आपसे बोले 100 टाइम डाइल्यूट कर दे तो ये V है तो ये 100V हो जाएगा, काम खत्म। ये तो कर लोगे, लेकिन मैंने क्या कहा पहले आपसे बोला जाएगा पीएच ये है तो इतना टाइम डाइल्यूट करने पर पीएच क्या हो जाएगी, तो बच्चा क्या करेगा पीएच से सीधा पीएच पर जाने का एफर्ट करेगा, लेकिन ये रॉन्ग है। मैंने क्या कहा पीएच से सीधा पीएच पर जाने का एफर्ट करेगा, जो क्या है रॉन्ग है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा डाइल्यूट करने से जो चेंज आता है वो किस में आता है कंसंट्रेशन में आएगा। क्या कहा मैंने, सुन लेना अच्छे से, डाइल्यूशन का इफेक्ट किस पर आता है बेटा कंसंट्रेशन पर आता है। तो पहले जो आपको पीएच दे रखी है पहले उससे H+ की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। क्लियर है? पहले जो आपको पीएच जानबूझ के पीएच देगा, ध्यान रखना सीधी कंसंट्रेशन नहीं देगा कि बच्चे का कितना दिमाग है, पहले जो आपको पीएच दे रखी थी उससे आपको क्या करना है H+ की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, यानी N1 की वैल्यू आएगी पहले वाली कंसंट्रेशन। क्लियर है? और इतना डाइल्यूट करने के बाद N1 V1 V2 की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या आएगा N2 आएगी, यानी नई वाली कंसंट्रेशन आएगी, सेकंड वाली कंसंट्रेशन न्यू H+ कंसंट्रेशन। क्लियर? न्यू H+ कंसंट्रेशन से आपके पास क्या आएगी न्यू पीएच आएगी बेटा। समझ में आ रहा है? तो मेरा कहने का मतलब क्या, सीधे ओल्ड पीएच से न्यू पीएच पर मत आना, पहले जो आपको ओल्ड पीएच दे रखी थी पहले वाली उससे ओल्ड H+ कंसंट्रेशन, ओल्ड H+ कंसंट्रेशन की हेल्प से न्यू H+ कंसंट्रेशन, न्यू H+ कंसंट्रेशन से न्यू पीएच, फिर आपको न्यू पीएच कितनी है ये पूछ रहा है या डिफरेंस पूछ रहा है या कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज प्लस माइनस के साथ पूछा है तो भी आप बता सकते हो। समझ में आ गया बेटा? ये खास कर ध्यान रखना, सीधा पीएच से पीएच पर कभी मत आना, पहले जो पीएच दे रखी उससे पहले वाली कंसंट्रेशन H+, पहले वाली कंसंट्रेशन से नई वाली कंसंट्रेशन, नई वाली कंसंट्रेशन से नई वाली पीएच। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, हम डाइल्यूशन की बात करें बेटा, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, देखो ये तो हर कोई टीचर बता देगा, लेकिन अब गलती कहाँ करवाएगा अच्छे से समझना। मैं क्या बोल रहा हूँ स्टेटमेंट अच्छे सुनना, बड़ा स्टेटमेंट है तो बोर्ड पे तो नहीं लिखूंगा बेटा, ध्यान इतना स्पेस नहीं है। क्या
नेचर ऑफ सॉल्यूशन नॉट शुड बी चेंज्ड आफ्टर डाइल्यूशन। मैंने क्या बोला है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन नॉट शुड बी चेंज्ड आफ्टर डाइल्यूशन। इफ नेचर इज चेंज्ड इट मींस सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड एंड H+ कंसंट्रेशन वाटर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कंडीशन। मैंने क्या कहा है, डाइल्यूशन की वजह से, यानी क्या कहा, तनुकरण की वजह से विलयन की प्रकृति परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। अगर विलयन की प्रकृति परिवर्तित होती है इसका मतलब विलयन को अत्यधिक तनु किया गया है तथा इस स्थिति में जल से प्राप्त H+ आयनों की सांद्रता को भी शामिल किया जाता है। समझ में आ गया? बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पीएच, बच्चों देखो पहले कुछ पीएच थी, अब नई पीएच आएगी तो पीएच पहले से चेंज तो आ सकती है, जैसे पहले 4 थी मान लो 2 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, लेकिन इतनी भी चेंज नहीं आएगी कि 4 से 7 हो जाए या 10 हो जाए, या फिर पहले 10 थी तो अब 4 हो जाए या 7 हो जाए। मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले सॉल्यूशन एसिडिक था तो एसिडिक ही होना चाहिए, यानी 7 से कम वाली पीएच ही आनी चाहिए। अभी भी पहले बेसिक था तो बेसिक ही होना चाहिए, मतलब 7 से ज्यादा वाली पीएच ही आनी चाहिए। कम ज्यादा हो सकती है लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी कि सॉल्यूशन एसिडिक से बेसिक हो जाए या बेसिक से एसिडिक हो जाए या एसिडिक या बेसिक से न्यूट्रल हो जाए। बच्चा कहेगा सर क्यों, क्योंकि हम डाइल्यूट कर रहे हैं बच्चा। डाइल्यूट का मतलब क्या है बेटा, डाइल्यूट का मतलब है वाटर ऐड करना। वाटर खुद ही क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जब ये खुद ही न्यूट्रल है तो ये बताओ सॉल्यूशन की नेचर को ये अफेक्ट कर सकता है क्या? नहीं, ये सॉल्यूशन की नेचर को चेंज नहीं करेगा। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत चेंजेस कर देगा लेकिन इतना भी चेंज नहीं करेगा कि एसिडिक से बेसिक या बेसिक से एसिडिक या इनसे न्यूट्रल हो जाए। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कह रहा हूं, डाइल्यूशन की वजह से सॉल्यूशन की पीएच नेचर मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर पहले एसिडिक था तो एसिडिक वाली रेंज में ही आंसर आना चाहिए, पहले बेसिक था तो बेसिक वाली रेंज में ही आंसर आना चाहिए। आ गया समझ में? लेकिन बाय द वे अगर नेचर चेंज होती है तो समझ जाना गलती हो रही है कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? अगर सॉल्यूशन की नेचर चेंज होती है इसका मतलब कोई ना कोई गलती हो रही है। क्लियर? और कोई ना कोई गलती हो रही है इसका मतलब सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया गया है। बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया गया तो क्या करना है आपको, H+ कंसंट्रेशन को यूज करना है, वाटर वाली कंसंट्रेशन को। समझ में आ गया बेटा मैंने क्या कहा? अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको क्या करना है, वाटर वाली कंसंट्रेशन को यूज करना है। ओके, तो क्या लिखेंगे अब अपने पास, क्या आएगा, H+ टोटल जो आएगा। मैंने क्या कहा, अगर सॉल्यूशन की नेचर चेंज हो, क्या कहा, सॉल्यूशन की नेचर चेंज हो तो क्या करना बेटा, ये खासकर ध्यान रखना आप, क्या करना, इफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज्ड, इफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज्ड, अगर सॉल्यूशन की नेचर चेंज हो जाती है। नेचर चेंज होने का मतलब क्या बेटा, पहले एसिडिक था इससे बेसिक हो जाए या न्यूट्रल हो जाए, पहले बेसिक था उससे एसिडिक या न्यूट्रल हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना H+ टोटल का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। H+ टोटल का कॉन्सेप्ट मतलब क्या, H+ कंसंट्रेशन कौन सी, जो न्यू वाली आई है, प्लस क्या करेंगे, H+ वाटर वाला आपको ऐड करना है बच्चों, ये ध्यान रखना। अगर नेचर चेंज हो रही है तो क्या करना है, H+ वाटर को आपको इंक्लूड करना है। क्लियर है? अब आपके पास जो न्यू पीएच आएगी, ध्यान रखना, तो न्यू पीएच किससे आएगी बेटा, माइनस लॉग ऑफ है H+ कंसंट्रेशन कौन सी, न्यू वाली से थोड़ी आएगी, किससे आएगी, H+ टोटल से आएगी बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ये चीज खास कर ध्यान रखना। क्लियर है? और एक चीज और ध्यान रखना, इफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन, क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज्ड विदाउट, क्या होगा, डाइल्यूशन, बिना डाइल्यूशन के सॉल्यूशन की नेचर चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बच्चों, तो आपको वाटर वाली कंसंट्रेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, if a concentration is changed without dilution then nature of solution may be changed। मैंने क्या बोला है, अगर बिना डाइल्यूशन के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा है तो क्या होता है, नेचर भी चेंज हो सकती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सिंपल सी बात है बेटा, सपोज करो कोई सॉल्यूशन है उसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उस पहले न्यूट्रल था उसमें मैंने 5 मोल एसिड मिला दिए, तो ये बताओ 5 मोल एसिड मिला दिए तो क्या होगा बेटा, या 5 इक्विवेलेंट मिला दिए, 5 इक्विवेलेंट एसिड मिला दिए। सपोज करो जैसे ये बोतल है, इस बोतल की मैं बात करूं, मान लो इसमें वाटर है, ये न्यूट्रल है, इसमें मैं 5 इक्विवेलेंट एसिड के मिला दूं, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। 5 इक्विवेलेंट बेस के मिला दूं, सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। 2 इक्विवेलेंट एसिड के मिला दूं, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। ठीक है, 5 इक्विवेलेंट बेस के मिला दूं, सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर एसिड या बेस की कंसंट्रेशन यानी H+ OH- की कंसंट्रेशन में डायरेक्टली चेंजेस कर रहा है तो सॉल्यूशन की नेचर चेंज हो सकती है। पहले एसिडिक था तो अब बेसिक या न्यूट्रल, या पहले बेसिक था तो अब एसिडिक या न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन कब,
मैंने डाइल्यूशन नाम नहीं लिया, मैंने क्या बोला, इफ कंसंट्रेशन इज चेंज्ड विदाउट डाइल्यूशन देन नेचर ऑफ सॉल्यूशन में भी चेंज। आ गया समझ में? यानी बिना तनुकरण के अगर क्या हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो विलयन की प्रकृति परिवर्तित हो सकती है। समझ में आ गया? तो किस कंडीशन में आंसर सही आएगा, किस कंडीशन में नेचर चेंज हो सकती है, कैसे हो सकती है, कैसे करना। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? तो ये खास कर ध्यान रखना है। ओके चलो एक चीज और ध्यान रखना बेटा, आपको कैसे करना है, क्या करना है, यहां बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, नोट लगा के लिखा रहा हूं क्या, जो आपके बहुत काम आएगा। क्लियर? नॉर्मली अपन क्या करते हैं बेटा, चैप्टर में अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं, याद है ना? अरे अपने सोरेनसन मेजरमेंट देखा था, पीएच स्केल में अपने क्या कहा था, नॉर्मल स्टडी अपन क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए करते हैं। जैसे आपसे बोला जाए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डायरेक्टली कोई भी कर सकता है। जैसे आपसे बोला जाए H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है, तो ये बताओ पीएच कितनी होगी, बच्चा सीधा कर देगा सर पीएच 2 होगी पी वाला पावर में। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे बोला जाए क्या, अगर H+ की कंसंट्रेशन 2 है, 10⁻⁻2 नहीं बोला मैंने, H+ की कंसंट्रेशन 2 है, H+ की कंसंट्रेशन 2 है, तो ये बताओ पीएच कितनी होगी। बच्चा कहेगा अब कैसे करूं, पी वाला पावर में तो है ही नहीं, अब कैसे करूं। तो ध्यान रखना, अगर आपको ऐसी कंडीशन दे दे, यानी पावर माइनस में ना देके, माइनस पावर में ना देके बेटा आपको वैल्यू सीधी कंसंट्रेशन डायरेक्टली दे दे, 1 2 3 ऐसे दे दे, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। क्लियर? और कंसंट्रेट सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो क्या करना है, पीछे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे फेल हो जाएंगे। क्लियर है? तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, देखो समझना, इफ कंसंट्रेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ xm, क्या कहा, इन टर्म्स ऑफ xm इंस्टीड ऑफ 10⁻⁻xm, देन मैंने क्या कहा है बेटा, ऐसी कंडीशन अगर आ जाए, क्या, अगर कंसंट्रेशन आपको 10⁻⁻x में ना देके, क्या करा बेटा, यानी गिवन इन टर्म्स ऑफ xm इंस्टीड ऑफ 10⁻⁻xm। नॉर्मली हम कंसंट्रेशन वगैरह क्या लेते हैं, 10 की माइनस पावर में लेते हैं, याद है ना, क्योंकि बहुत कम कंसंट्रेशन लेते हैं, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं। क्लियर है? लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ x का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन क्या करना बेटा, 10 की माइनस पावर में ना देके सीधा आपको x की टर्म में दे दे, तो आपको क्या करना बेटा, ध्यान रखना। तो समझना इस चीज को, इसका मतलब ऐसी कंडीशन है तो सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंसंट्रेट है, इसका मतलब एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी या नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी बेटा। तो क्या लिखेंगे, यानी 4SA, समझना बेटा अच्छे से, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या करेंगे, एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो आने वाली पीएच भी, यानी H+ की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। यस और नो? अरे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन है तो हमें पता है वो ज्यादा कंसंट्रेशन देगा, H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, तो पीएच बहुत कम होगी, पीएच बहुत कम मतलब कितनी होगी, 0 होगी बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? या फिर अगर स्ट्रॉन्ग बेस दे तो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो क्या करेंगे, अगर 10⁻⁻x में ना होकर डायरेक्टली कंसंट्रेशन दे रखी है, मतलब बेस की खुद की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बेस की खुद की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो आने वाले OH- की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, आने वाले OH- की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, मतलब क्या होगा, pOH बहुत कम होगा, pOH बहुत कम होगा मतलब pH बहुत ज्यादा होगी, डबल एरो लगा रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा, pH बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा pH कितनी हो सकती है, 14 हो जाएगी। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर आपको कंसंट्रेशन, बच्चा कहेगा सर वी को तो क्या करेंगे, यहाँ आपको एग्जांपल स्ट्रॉन्ग का ही देगा। क्लियर है? अगर कंसंट्रेशन 10 की माइनस पावर में ना देके सीधा दिया जाए 1 2 3 4 है, तो सीधा क्या करना बेटा, आंख बंद करके कर देना, नहीं आंख तो खोले ना, वरना गलत पे टिक लगा दोगे, सीधा क्या कर देना, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करा, पीएच को सीधा 0 कर देना। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग बेस बोला तो पीएच क्या कर देना, 14 कर देना सीधा बेटा। कैसे? क्योंकि हमें पता अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है और कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, तो ये बताओ, तो इसका मतलब एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एसिड की खुद की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो आने वाले H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। यस और नो? आने वाले H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो पीएच बहुत कम होगी, पीएच बहुत कम, डबल एरो लगाया मतलब एक एरो से कम, डबल से बहुत कम, बहुत कम बेचारी कितनी होगी, 0 कर देना। क्लियर है? अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो कंसंट्रेट वाली कंडीशन, तो स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बेस से कौन सी कंसंट्रेशन आएगी, OH- की, OH- की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, OH- की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, P हमेशा पीछे ध्यान है ना,
तो पीओच की वैल्यू बहुत कम होगी, पीओच की वैल्यू बहुत कम होगी तो पीएच बहुत ज्यादा होगी, पीएच बहुत ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी बेटा 14 होगी बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये मैंने बताया बेटा अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन की पीएच, क्लियर है। पीएच का लफड़ा ऑलमोस्ट बेटा कंप्लीट हो चुका है। बस चैप्टर के लास्ट में अपन बफर जैसे इंडिकेटर की बात करेंगे उसमें थोड़ा सा पीएच का हिंट आएगा। बाकी एक एक कंडीशन मैंने हेडिंग के साथ बताई है ताकि आपको आइडिया लगे ऐसी कंडीशन मुझे कब काम में लेनी है, ये कॉन्सेप्ट कब काम में लेना है, कहां आपसे गलती करवाएगा ये भी मैंने बताया बेटा, क्लियर है। चलो कोई डाउट है तो बताओ फटाफट, यहां तक फटाफट बताओ, कोई डाउट है तो आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं फिर। कोई डाउट है तो बताओ बेटा। सर धीरे धीरे बोलो ना प्लीज, क्या बोले बताओ, किसमें डाउट है बेटा, फटाफट बोलो। दूरदृष्टि, अगली क्लास का टाइम हो रहा था बेटा, ये कंप्लीट करना था इसलिए थोड़ा सा, वरना बीच में रह जाता है 1-2 पॉइंट। बताओ फटाफट बोलो कौन से में डाउट है। दूरदृष्टि कौन सा स्टेटमेंट, फटाफट बोलो तो बेटा, फटाफट बोलो स्टेटमेंट बताओ, थोड़ा सा हिंट दो, जल्दी बोलो बेटा, कौन से स्टेटमेंट की बात कर, थोड़ा सा हिंट दो। अच्छा ये वाला क्या, चलो सुनना, देखो नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज, मैंने क्या कहा, इफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज, अच्छे सुनना, इफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज दैट, मैंने क्या कहा, अगर बात डायल्यूशन की बात करें, अपन कॉन्सेप्ट कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, डायल्यूशन का कर रहे हैं, तो सुनना अच्छे से, नेचर ऑफ सॉल्यूशन नॉट शुड बी चेंज्ड आफ्टर डायल्यूशन, क्लियर। डायल्यूशन के बाद सॉल्यूशन की नेचर चेंज नहीं होनी चाहिए, क्लियर। इफ नेचर इज चेंज्ड इट मींस सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, क्लियर। अगर नेचर चेंज होती है मतलब सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया गया है, क्लियर। एंड H प्लस वाटर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में H प्लस वाटर को इंक्लूड किया जाता है, क्लियर। अरे बावली, इसलिए पहले मैं प्योर इंग्लिश में बोलता हूँ फिर प्योर हिंदी में बोलता हूँ, थर्ड टाइम दोनों मिक्स लैंग्वेज में बोलता हूं ताकि बच्चा तीनों में से किसी एक स्टेटमेंट को तो कैच कर सके। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, यानी डायल्यूशन की वजह से सॉल्यूशन की नेचर चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर नेचर चेंज होती है इसका मतलब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डायल्यूट है, और बहुत ज्यादा डायल्यूट सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, इसका मतलब वाटर वाली कंसंट्रेशन को भी हमें इंक्लूड करना है। समझ में आ गया। तो अब हमारे पास क्या आएगा, जो न्यू कंसंट्रेशन आई है उसमें वाटर वाली कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे, उसके बाद अपने पास क्या आएगा, जो H प्लस टोटल आए उसकी हेल्प से हमें क्या करना है बेटा, यानी नई वाली पीएच कैलकुलेट करनी है, क्लियर। लेकिन बिना डायल्यूशन का नाम लिए डायरेक्टली कंसंट्रेशन में चेंज कर रहा है तो क्या होगा, नेचर चेंज हो सकती है, सॉल्यूशन एसिडिक से न्यूट्रल या बेसिक से एसिडिक या न्यूट्रल हो सकता है बेटा, अगर डायल्यूशन नाम ना ले तो। आ गया समझ में, क्लियर है। चलो अब बताओ कोई दिक्कत है तो, अब बताओ बेटा फटाफट बोलो, कोई दिक्कत है तो फटाफट, आपको दिक्कत, चलो बेटा ठीक है। तो बच्चों देखो अलग अलग कंडीशन, हर कंडीशन मैंने बताई है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम से गलती करवा सकता है, कैसे करना है, क्लियर। पीएच का लफड़ा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। अब अपने दो ही पार्ट बच गए बेटा चैप्टर में, एक तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोला है पिछले 3-4 साल से उसी में से क्वेश्चन आ रहा है बेटा नीट और जेईई में, क्लियर। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपने 1-2 लेक्चर का काम है बेटा, कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ओके। फिर अपने पास बच गया इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर अपना एक लेक्चर में अपना ऑलमोस्ट अपना इंडिकेटर वाला काम हो जाएगा, क्लियर बेटा, ठीक है। तो अगले 3-4 लेक्चर में 4-5 लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है। बात समझ में आई, ऑलमोस्ट 4 लेक्चर में हो जाएगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई दिक्कत, यस और नो, क्लियर बेटा। चलो बाकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे समझना, कोई डाउट हो पूछ लेना बेटा, ओके बाय।